हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। टू कैसे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। 21 अनटाइटल्ड चैप्टर। कुछ देर के बाद तीनों रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। आराध्या आज कुछ ज्यादा ही खुश था क्योंकि आज पहली बार उसकी मम्मा ने उसे रेडी किया था और वह राघव अम्मा और रामू काका की ओर देखकर बोल रहा था कि दे दो, मैं आज सबसे अच्छा लग रहा हूं ना, मम्मा ने रेडी किया है ना इसलिए। और वह तीनों भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। आखिर वह भी तो अपनी मम्मी के प्यार के लिए तरसता था और यह बात सब लोग जानते थे। राघव ने भी उसकी तरफ देखकर कहा, बिल्कुल, आज तो आरू बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत प्यारा भी। फिर उसने अवयुक्त की तरफ देखकर कहा, भाई आज 10 बजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वह फॉरेन वाले क्लाइंट आ गए हैं और ऑलरेडी 9 बजे बजने को आए हैं, हमें जल्दी से जाना होगा और मीटिंग भी सनराइज होटल में है। तुम चिंता मत करो, हम डायरेक्टली यहाँ से सनराइज होटल में ही जाएंगे। कल रात वैसे भी मैंने तुम्हें बोल दिया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन की पेन ड्राइव लेकर आना, तुम लेकर तो आए हो ना। और हाँ, आज का प्रेजेंटेशन भी तुम ही दोगे, यह बात मैंने तुम्हें पहले भी कही थी, याद है ना? हाँ भाई, याद है और मैं तैयार भी हूँ। बट भाई, प्रेजेंटेशन तो मैंने कितनी बार दिए हैं, लेकिन यह मीटिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो। राघव ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा। अवयुक्त के कुछ भी कहने से पहले राध्या ने राघव से कहा, राघव भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सबको आप पर पूरा विश्वास है, आप बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन देंगे और मीटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अरे मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं? राघव ने राध्या की तरफ देखकर कहा, वो मैडम। आगे वह कुछ भी बोलता उससे पहले ही राध्या ने उसे रोक दिया और कहा, क्या आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है राघव भाई? माफ किस बात की माफी, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं, इनफैक्ट मुझे तो नहीं लगता आपने कभी कोई गलती की है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने आपको माफ नहीं किया, किस चीज के लिए माफ नहीं किया? राघव ने राध्या की ओर देखकर कहा। राध्या ने कहा, तो फिर आप मुझे मैडम क्यों कह रहे हैं? मैं भी तो आपको राघव भाई कह रही हूं, अब से आप बिल्कुल भी मुझे मैडम नहीं कहेंगे, समझे? मुझे लगा कि मैंने उस दिन आपको भाभी बोलने से मना किया था, इसलिए आपको बुरा लगा होगा। नहीं भाभी, उसे वक्त भक्ति ऐसा था और मैं भी समझ सकता था, मैं भी आपको मैडम इसलिए कहा क्योंकि आपने दोबारा से मुझे फिर कभी बात ही नहीं की थी, मुझे लगा कि मेरी दोबारा से भाभी बोलने से आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं आपको मैडम ही कहता था, लेकिन अब से मैं बिल्कुल भी वह नहीं कहूंगा, मैं आपको भाभी कहूंगा। राघव ने खुश होकर कहा। ये हुई ना बात, ठीक है राघव भाई, अब बताइए यह मीटिंग किस चीज की है और इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? राध्या ने सवाल किया। एक्चुअली भाभी, आप तो जानती है कि हमारा बिजनेस पूरा एशिया में फैला हुआ है, पर हम आप अपने बिजनेस को यूरोप तक लेकर जाना चाहते हैं और यूरोप की कई कंट्रीज में इसकी ब्रांच खोलना चाहते हैं। यह मीटिंग भी उसी चीज के रिलेटेड है जिससे हम हमारा बिजनेस एक्सपेंड कर पाएंगे। राघव ने राध्या तरफ देखकर कहा। अच्छा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मीटिंग बहुत अच्छी होगी और पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगी हमारी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मीटिंग आप दोनों को। राध्या ने अवयुक्त और राघव की तरफ देखकर कहा। अब हमें चलना चाहिए राघव, अवयुक्त ने बोला। फिर आरू की तरफ देखकर कहा, चलो आरू, मैं आपको नर्सरी तक छोड़ देता हूँ, फिर ड्राइवर अंकल आपको लेने आ जाएंगे। आरू ने कहा, ठीक है डेडा। फिर राध्या की तरफ देखा और कहा, मम्मा आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं आप तो मिले फ्लैन से मिलाऊंगा, वो बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर उसने राध्या की गाल पर किस कर दिया। राध्या ने भी उसके दोनों गाल पर किस किया और कहा, मामा भी जब ठीक हो जाएगी तब वह खुद आपको छोड़ने आएगी और पिक करने भी आएगी और वह आपके फ्रेंड से भी मिलेगी, ठीक है बच्चा? अच्छे से जाना और किसी को परेशान मत करना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय बाय। अवयुक्त, राघव और आराध्य तीनों चले गए। राध्या ने अम्मा की तरफ देखकर कहा, अम्मा हमारे घर में मंदिर नहीं है क्या, यहाँ पर पूजा नहीं होती? पहले तो कभी मैंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, पर मैं तो रूम में पूजा कर लेती थी, मेरे पास एक छोटी सी मूर्ति है ना कान्हा जी की, उनके सामने पर आप सब लोग पूजा कहा करते हो। अम्मा ने राध्या की तरफ देखा और कहा, जब बड़ी मैडम और बड़े मालिक जिंदा थे तब घर में हर रोज पूजा होती थी और पूजा के बगैर तो कोई घर से बाहर भी नहीं जाता था, पर उनकी मौत हो गई और आप भी अवयुक्त बाबा से दूर हो गई तो उन्होंने पूजा करना बंद कर दिया और अब तो वह भगवान पर भी भरोसा नहीं करते हैं, नहीं कोई पूजा पाठ, नहीं कोई हवन करवाते हैं। जब बड़ी मैडम और बड़ी मलिक की पुण्यतिथि होती है तब भी मैं और राघव के पापा जाकर मंदिर में पूजा करवाते हैं, उसे दिन भी अवयुक्त बाबा पूजा में नहीं बैठते हैं, वह तो गरीबों को दान करते हैं उस दिन। पर यह तो नियति होती है अम्मा, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता, वह जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है और अपनी गलतियों की वजह से दुख और दर्द और तकलीफ मिलती है।
तुम ठीक कहती हो बिटिया, पर अवयुक्त बाबा ने तो बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया और फिर तुमसे भी अलग हो गए और उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। अब तुम ही बताओ बेटा, छोटे से बच्चे ने क्या कुछ किया था, फिर भी यह सब उनको सहना पड़ा। फिर तुम भी उनसे नफरत करने लगे थे और वह बचपन से या भगवान पर भरोसा नहीं करते। पता नहीं दोबारा से कब वो पूजा पाठ में यकीन करने लगेंगे। और तुम भी बिटिया उनसे कुछ मत कहना इस बारे में। हाँ, तुम चाहो तो मंदिर दोबारा से खुलवा सकती हो और उसमें पूजा कर सकती हो, वह तुम्हें कभी भी मना नहीं करेंगे। पर जब तक दिल से हम प्रार्थना नहीं करते तब तक वह पूजा भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम बाबा से भी कुछ भी मत कहना। भगवान पर भरोसा है मुझे, एक दिन बाबा खुद अपनी मर्जी से भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे। अम्मा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। पर हाँ, मंदिर के दरवाजे खोलकर मंदिर को साफ करवा दीजिए। कल से हर सुबह यहाँ पर पूजा होगी, भले वह ना आए पर हम सब पूजा करेंगे और आरू को भी पूजा करना। भगवान पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा ना, राधा ने कहा। ठीक है बेटिया, मैं अभी मंदिर को साफ करवा देती हूँ, कल से हम यहाँ पर पूजा करेंगे। ये कहकर अम्मा चली गई। 22 राधा ने किया सिया को मैसेज। राधा वहीं बैठे बैठे टीवी देख रही थी, तब उससे याद आया कि उसे तो सिया को मनाना भी है, इसलिए उसने अपना फोन लिया और उसे कॉल कर दिया। 2-3 रिंग करने के बाद भी सिया ने उसका फोन नहीं उठाया, आखिर बहुत नाराज थी वो। राधा ने अपने आप से कहा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही उसे नाराज कर दिया। उसका नाराज होना भी तो बनता है, वह हमेशा मुझे अच्छी सलाह देती थी, पर मैंने उससे कहा था कि अपने आप पर ध्यान दे, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे, उसे बहुत बुरा लगा होगा। एक काम करती हूँ, मैसेज कर देती हूँ। इतना तो मैं जानती हूँ अपनी सिया रानी को, वह मुझसे नाराज तो नहीं रह सकती ज्यादा देर तक। जब मैं उसे मनाने लग जाऊं तो इतने महीनों से मैंने उसे नहीं मैसेज किया, नहीं कॉल, इसलिए बहुत ज्यादा नाराज है। ये कहकर राधा ने सिया को मैसेज कर दिया। मैसेज में लिखा था कि आई एम सॉरी सिया, मैंने गुस्से में आकर तुमसे बहुत ज्यादा बोल दिया। जानते हो तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो, पर प्लीज अपनी नादान से दोस्त को माफ कर दो और प्लीज मेरा फोन उठा लो। यू नो वॉट, नो यू आर द माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम सॉरी। सिया ने अपने फोन की रिंग सुनी थी, वह उसे उठाने भी गई थी। जब उसने देखा कि राधा का फोन है, वह भी इतने महीनों बाद, तब उसे बहुत खुशी हुई। पर उसकी नाराजगी तो फोन को देखकर ही दूर हो गई थी। लेकिन उसने सोचा, कितने महीनों से उसने मुझसे बात नहीं की। जब मैं उससे कहती थी कि रागिनी और सौरभ हमेशा उसे गलत सलाह देते हैं, उसकी बातों में मत आओ, तब मुझे उल्टा सुना देती थी। इस बार तो इतनी जल्दी नहीं फोन उठाऊंगी, नहीं माफ करूंगी। वह ये सोच ही रही थी कि राधा का मैसेज आया। उसने उसे मैसेज को पढ़ा और जब उसने सॉरी शब्द सुना तब उसे खुशी हुई कि राधा को अपनी गलती रियलाइज हो गई। सिया ने मैसेज पढ़ने के बाद उस मैसेज का रिप्लाई किया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नहीं इतनी जल्दी मैं तुझे माफ करूंगी, तो फोन कर कर मुझे परेशान मत कर। राधा ने जब मैसेज पढ़ा तब उसने कहा, अच्छा जी, तो सिया रानी कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है, मैं भी तुझे कैसे मनाना है अच्छे से जानती हूँ। और वैसे भी सिया, तुम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रही होगी, धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा मेरा मैसेज देखने के बाद। राधा ने फिर एक वॉइस नोट भेजा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती और तुम भी जानती हो कि मैं इतनी जल्दी किसी को सॉरी भी नहीं बोलती, लेकिन अब मैं अपनी गलती मान रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सिया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? प्लीज मना मत करना, मुझे तुम्हें खुशखबरी भी देनी है जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगी। और तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पता है 2 दिन से मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। सब लोग मुझसे मिलने आए लेकिन एक तुम ही मुझसे मिलने नहीं आए। हमेशा तुमसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम तो मुझे जानती हो कि मुझे ये किसी को इतनी जल्दी मनाना नहीं आता, फिर भी आज तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, और अब मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हो चुकी हूँ और घर भी आ चुकी हूँ हॉस्पिटल से, पर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब सिया ने राधा का वॉइस नोट सुना और उसके एक्सीडेंट के बारे में सुना तो वह परेशान हो गए, उससे चिंता होने लगी। पर जब फिर उसने सुना कि वह एकदम ठीक है, अब तब जाकर उसे शांति मिली और उसने सोचा कि मुझे भी राधा से मिलना पड़ेगा। आखिर कौन सी खुशखबरी है जो मुझे देना चाहती है? क्या वह सच में खुशखबरी है या फिर से वो रागिनी और सौरभ की बातों में आ गई है और कुछ ऐसा ना कर दे जिससे उसकी जिंदगी में कोई और प्रॉब्लम हो? मुझे उससे मिलना पड़ेगा, ये सोचकर सिया ने राधा को मैसेज किया कि वह उससे मिलने के लिए तैयार है। सिया का मैसेज पढ़कर राधा खुश हो गए कि फाइनली वह उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। राधा जानती थी जब वह उसे बताएगी कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है तब उसे बहुत खुशी होगी और उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। मैं काम करूंगी, आराध्या को भी अपने साथ ले जाऊंगी, उससे मिलने वो बहुत खुश हो जाएगी। ये सोचकर राधा ने सिया को मैसेज कर जगह और मिलने का समय बता दिया। उससे 3 दिन के बाद उससे मिलने जाने का सोचा था, तब तक वह पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगी। सिया ने भी मैसेज का रिप्लाई कर दिया था कि उस समय वह मिलने आ जाएगी। अम्मा ने आकर भी राधे को बता दिया था कि मंदिर की साफ सफाई हो गई है, कल से वह पूजा कर सकते हैं। फिर वह लंच की तैयारी के लिए चली गई और राधा भी आराम करने रूम में चली गई।
सनशाइन होटल। इस होटल में अभियुक्त और राघव की मीटिंग थी जो अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई थी। अब वह लोग कंपनी जाने के लिए निकल रहे थे और वह दोनों बहुत खुश भी थे क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए मान गए थे और वह लोग यूरोप में भी अपनी ब्रांचेस खोल सकते थे। वह दोनों बाहर निकल ही रहे थे कि राघव ने अभियुक्त की तरफ देखकर कहा, बॉस वह तो शायद आपके दोस्त रिधान मल्होत्रा है। अभियुक्त ने ये सुनकर उस और देखा और कहा, हाँ वह तो रिधान ही है, शायद किसी काम से आया होगा, चलो मिलकर आते हैं। ये बोलकर वह दोनों रिधान की तरफ चले गए। अभियुक्त ने कहा, कैसे हो रिधान, बहुत दिनों के बाद मिले, क्या तुम्हारे भी कोई मीटिंग थी किसी के साथ? जब रिधान ने अभियुक्त और राघव को देखा तो वह खुश हो गया और उठकर अभियुक्त और राघव के गले मिला और कहा, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद मिले दोनों। हाँ मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी यहाँ पर एक इन्वेस्टर के साथ, बट उनकी कंडीशन मुझे अच्छी नहीं लगी इसलिए मैंने मना कर दिया। अभियुक्त ने कहा, इन्वेस्टर के साथ क्या कोई नई मूवी बना रहे हो तुम जिसमें तुम्हें इन्वेस्टर चाहिए? मुझे भी स्क्रिप्ट दे देना, अगर मुझे पसंद आए तो मैं भी उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। रिधान मल्होत्रा उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस था। अभियुक्त का बहुत अच्छा दोस्त था, कभी कभार अभियुक्त भी उसकी मूवीज में इन्वेस्ट कर देता था अगर उसको मूवी की स्क्रिप्ट पसंद आए तो। रिधान ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें भेज दूंगा, मैंने ऑलरेडी इस फिल्म का हीरो डिसाइड कर लिया है, पर वह कौन है वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर अभी तक मैंने इसकी हीरोइन को साइन नहीं किया है। इस बार मैं इस फिल्म में कोई नया चेहरा लाना चाहता हूँ, एकदम फ्रेश फेस, जिसके ऑडिशन में अगले हफ्ते से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो काम की बात तो छोड़ो, बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ, और अभी तक तुमने तो मुझे अपनी वाइफ से भी नहीं मिलाया। जानता हूँ कि तुम्हारी और उसके बीच प्रॉब्लम है, बट कभी तो मुझे मिलवाओ उससे। तुमने तो अभी तक मुझे उसका नाम भी नहीं बताया। नहीं अभी तक। अपने बेटे से मिलवाया, कितनी बार कहा तुमसे, बट कभी लाते ही नहीं हो उन दोनों को। अभियुक्त ने कहा, तुम तो जानते हो वह मुझसे नाराज रहती है, तो वो मेरे किसी भी दोस्त से मिलने को तैयार कभी नहीं होती थी, पर अब उसने मुझे माफ कर दिया है, इसलिए शायद तुम सबसे मिलने के लिए तैयार हो जाए। हाँ पर इतनी जल्दी नहीं मिलवाऊंगा उससे। बाय थे वे, तुम जब भी इस फिल्म की हीरोइन के लिए ऑडिशन स्टार्ट करो तो मुझे जरूर बताना कि ऑडिशन कब स्टार्ट करें और कहाँ पर है। रिधान ने कहा, ऑडिशन से मुझे याद आया, तुम्हारी साली रागिनी भी इस फिल्म में काम करना चाहती है, वह भी मेरे टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि इस फिल्म में हीरोइन में उससे लूं। अभियुक्त ने तुरंत कहा, देखो तुम तो मेरे काम करने का तरीका अच्छे से जानते हो, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करता तब तक जब तक बात मेरी वाइफ और बेटे की ना हो, और रही बात रागिनी की, वह भले ही मेरी साली हो, लेकिन अगर तुम इस फिल्म में कोई न्यू फेस लाना चाहते हो तो जरूर लाना। और वैसे में फिल्म में सिर्फ हीरो हीरोइन तो नहीं होते और भी कई सारे कैरेक्टर होंगे, अगर तुम्हें लगे कि रागिनी भी उससे फिल्म में किसी कैरेक्टर में शामिल हो सकती है तो उसके लिए वह भी ऑडिशन ले लेना। वैसे भी तुम्हारे फिल्म में काम करने के लिए कई सारे हीरो हीरोइन लाइन लगाते हैं और किसी भी कैरेक्टर में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राघव ने कहा, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं रिधान, वैसे भी तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस में यह फिल्म बन रही है, यानी कि फिल्म तो सुपर डुपर हिट होगी। 23 कुछ भी करके राध्या और अभियुक्त को अलग करना होगा। रिधान ने कहा, हाँ पर इस स्टोरी में एकदम इनोसेंट और ब्यूटीफुल फेस चाहिए। वह कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन, बिल्कुल वैसा। पता नहीं ऐसी कोई लड़की मिलेगी कि नहीं जो इस रोल को परफेक्टली अदा कर सके, इसलिए इस बार तो डिसाइड किया है कि ऑडिशन में मैं भी होगा। क्या बात है, रिधान मल्होत्रा खुद ऑडिशन लेने वाला इस बार, पक्का यह ऑडिशन मुश्किल तो होगा। आई होप सो आपको आपकी पसंद की कोई वैसी ही लड़की मिल जाए जो ये रोल कर सके, बट इस मूवी का हीरो कौन है कब बताओगे? राघव ने उत्सुकता से पूछा। जब सारे कैरेक्टर डिसाइड हो जाएंगे तभी मैं बताऊंगा कि इस फिल्म का हीरो कौन है, और हाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी होगा। आई एम सर, कर मैं हीरो का नाम बता ही दिया होता तो तुम स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ते और डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते। रिधान ने अभियुक्त और राघव की तरफ देखकर कहा, क्यों ना हम साथ में यहीं पर लंच कर दे, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है साथ में लंच किए हुए, और थोड़ी बातें भी कर लेंगे। हाँ पर इस पर काम की बातें नहीं करेंगे, राघव ने दोनों की तरफ देखकर कहा। अभियुक्त और रिधान भी लंच के लिए तैयार हो गए, वैसे भी लंच का टाइम हो ही गया था और वह लोग थोड़ी मस्ती मजाक और साथ में टाइम बिताने के लिए तैयार हो गए। लंच के बाद वह लोग वहां से चले गए। सिंह मैंशन। आज विजय सिंह, सुनैना, रागिनी और सौरभ एक साथ प्लानिंग कर रहे थे। आज दादू और शांति देवी दोनों ही घर पर नहीं थे। विजय सिंह ने कहा, रागिनी और सौरभ तुम दोनों को कुछ भी करके राध्या को दोबारा से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तुम लोग अच्छे से जानते होंगे उसकी शादी की बात, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर हो गई है और वह अपनी प्रॉपर्टी बिना उसके पति की मर्जी के किसी और को दे भी नहीं सकती। सुनैना ने कहा, विजय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कैसे भी करके राध्या और अभियुक्त का डाइवोर्स करवाना होगा और राध्या को अपनी बातों में मिलाकर कैसे भी करके फिर प्रॉपर्टी पेपर्स पर सिग्नेचर करवानी होगी।
रागिनी ने कहा, वह तो ठीक है मॉम, बट अभी हम उसे कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो उसे हम पर शक हो जाएगा कि क्यों बराबर हम उसे और अभियुक्त को दूर करने की कोशिश करते हैं। सौरभ ने कहा, रागिनी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम जो भी प्लानिंग करेंगे वह बहुत सोच समझकर करेंगे, पर हमें कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। और रागिनी, तुम जिस फिल्म में काम करना चाहती हो ना, उसके ऑडिशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छे से तैयारी कर लेना और फिलहाल के लिए उसे पर ही फोकस करो। राध्या के बारे में हम बाद में सोचेंगे। विजय ने कहा, सौरभ बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। चलो, मुझे भी एक काम से बाहर जाना है। ये कहकर वह चले गए। सुनैना ने रागिनी की तरफ देखकर कहा, फिलहाल के लिए तुम दोनों अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में सोचो। और हाँ, कल वह अपने घर वापस चली गई है, तो मुझे लगता है एक बार तुम दोनों को उससे मिलने उसके घर जाना चाहिए। टाइम निकालकर मिलकर आ जाना और देखकर आ जाना क्या वह सच में अपने रिश्ते में आगे बढ़ रही है। तो हमें जो भी करना होगा वह जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो हमारे हाथ से बात निकल सकती है। सौरभ ने कहा, डोंट वरी आंटी, हम मिलने जाएंगे उससे और सब कुछ देख कर आएंगे। चलो रागिनी, मैं तुम्हारी ऑडिशन के लिए मदद करवाता हूँ। ये कहकर रागिनी भी सौरभ के साथ चली गई। सिंघानिया कॉरपोरेशन। अभियुक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी किसी ने दूर को नॉक किया। अभियुक्त ने डोर की तरफ देखकर कहा, कमिंग। दूर ओपन हुआ और राघव अंदर आए और कहा, बस वह होटल वाला प्रोजेक्ट हम जिस जमीन पर बनाना चाहते हैं, कोई जमीन शाह एंटरप्राइज की है कहीं, और कंप्रेस ने भी वह जमीन खरीदने के ट्राई किया था, लेकिन वह लोग यह जमीन बेचना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। चाहे उन्हें जितने भी पैसे ऑफर किया जाए, पर वह लोग मना ही कर रहा है। अभियुक्त ने कहा, तुम जानते हो ना क्यों होटल वाला प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह होटल मैं राधा के लिए बनाना चाहता हूँ, उसके नाम करना चाहता हूँ। हमें कैसे भी करके वह जमीन खरीद नहीं होगी, तो मैं क्या करूँ, शाह कॉरपोरेशन के साथ एक मीटिंग शेड्यूल करो, मैं खुद इनसे मिलने जाऊंगा। अभियुक्त की बात सुनकर राघव ने कहा, ठीक है बॉस, और वो चला गया। वही एक घर के अंदर एक रूम में एक लड़की की एक जैसी कई तस्वीरें लगी हुई थी, और तस्वीरों के सामने एक व्यक्ति खड़ा था और तस्वीर से बात कर रहा था और कह रहा था कि कहाँ हो तुम, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, सिर्फ एक झलक देखी थी तुम्हारी और एक तस्वीर ले पाया था। कौन हो तुम, कहाँ से हो, कैसी हो, कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी एक झलक ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया था। बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें अपना बनाऊंगा, देखना तुम क्या कर। को तस्वीरों पर हाथ फेरने लगा और हंसने लगा। फिर उसने किसी को फोन किया और कहा, जल्दी से जल्दी पता लगाओ कि कहाँ है वह, इतने साल हो गए लेकिन तुम एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए, मुझे जल्दी से जल्दी वह अपने पास चाहिए, नहीं पर मैं तुम सबको मार डालूंगा, याद रखना। ये कहकर वह उन तस्वीर को देखने लगा। सिंघानिया मैंशन। राधा अपने रूम में आराम कर रही थी और वह सोचने लगी कि आगे उसे क्या करना चाहिए जिससे वह सबको सबक सिखा सके और अपना बदला भी ले सके। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन उनके जवाब मेरे पास नहीं है। आखिर दादू ने अपनी सगी पोती को छोड़कर मेरे नाम ही क्यों, सारी प्रॉपर्टी की कुछ तो हिस्सा उसे देना चाहिए था। और क्या दादू जानते कि मॉम डैड को भी चाचा चाची ने मारा था? और कौन हूं मैं, क्यों मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, या फिर मुझसे दूर हो गई, या वह लोग इस दुनिया में नहीं है लोग प्रॉपर्टी के लिए फिर से मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और अब शायद वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि मैं अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे बहुत सोच समझ के कुछ करना पड़ेगा और अपना करियर भी तो स्टार्ट करना है, देखना और पता करना पड़ेगा कि कौन सी नई मूवी रिलीज होने वाली है और उसके ऑडिशन कब शुरू होंगे। मुझे खुद को मजबूत भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ वो हम तीनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। मुझे फाइटिंग करना भी सीखना पड़ेगा, लेकिन मुझे ट्रेनिंग देखा कौन इसमें, तो अभियुक्त मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे उनसे इस बारे में बात करनी होगी कि मुझे मजबूत बना है, लेकिन सबसे पहले मुझे ठीक होना पड़ेगा और इस बार सब कुछ मैं सोच समझ कर करूंगी, किसी की बातों में नहीं आऊंगी और विश्वास अपनी परछाई पर भी नहीं करूंगी। वैसे मैं घर पर आ गई हूँ, जरूर या तो मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे या मुझसे मिलने की कोशिश करेंगे और सब कुछ जानने की भी कोशिश करेंगे, इतना तो मैं अच्छे से जानती हूँ। वो ये सब सो ही रही थी कि उसने घड़ी में टाइम देखा और कहा, बाकी सब बाद में सोचूंगी, आराध्या के आने का टाइम हो गया है, पक्का सबसे पहले मुझसे मिलने आएगा। 24 अनटाइटल्ड चैप्टर। थोड़ी देर बाद राध्या का डोर नॉक हुआ और आराध्या अंदर आया, जिसे देखकर राध्या खुश हो गई और बोली, आरू बेबी आप आ गए। पता है मम्मा अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे और आपको बहुत मिस भी कर रही थी, जल्दी से आओ मम्मी के पास। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए उसे गले लगाने के लिए। आराध्या भी जल्दी से राध्या के पास आया और उसे गले लगा लिया और बोला, आलू ने भी आप तो बहुत मिस किया, और पता है आलू बहुत साली मस्ती भी की, आलू को बहुत मजा आया।
राध्या ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा जी, तुम मेरे बेटे को बहुत मजा आता है वहां पर मस्ती करने में। मस्ती करना अच्छी बात होती है बेटा, लेकिन कभी किसी को ज्यादा परेशान मत करना और अपने टीचर की हर एक बात सुनना, और अगर कोई परेशान करे तो मम्मी को बताना, ठीक है? हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहना चाहिए, तभी तो मम्मी और डैडा को आप पर प्राउड होगा। आलू ने कहा, आलू किसी को परेशान नहीं करता, वो टीचर की सारी बातें मानता है और सबकी हेल्प ही करता है। मैं हमेशा गुड बाय बंद कर रहूंगा मम्मा। राध्या ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे पता है मेरा बेटा हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहेगा। ये कहकर उसने आराध्या के गल चूम लिया और उसके साथ बातें करने लगी। दोनों एक साथ मस्ती करने लगे और बहुत सारी बातें करने लगे। शाह मल्टीनेशनल कंपनी। शाह एंटरप्राइज इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी थी। इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेज इंडिया में थी और कुछ विदेश में भी थी। इस कंपनी के चेयरमैन नारायण शाह थे और इस कंपनी का सीईओ पृथ्वी शाह है, जो नारायण शाह का इकलौता बेटा है। ये लोग बहुत अच्छे और ईमानदार लोग हैं, हमेशा सबकी मदद करते हैं। ये लोग कई सारे अनाथ आश्रम भी चलाते हैं, बहुत सारी स्कूल और कॉलेज में फंडिंग भी करते हैं, पर अपनी फैमिली के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं। सीईओ का कैबिन। पृथ्वी अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम ही कर रहा था कि पृथ्वी शाह का असिस्टेंट अंदर आया और कहा, सर, अभियुक्त सिंघानिया आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। पृथ्वी ने उनकी बात सुनकर कहा, क्या अभियुक्त सिंघानिया हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं? पर अभी तो कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ और उनका असिस्टेंट राघव ही हमेशा सारी मीटिंग अटेंड करता है ना। यस सर, बट इस बार खुद मिस्टर सिंघानिया यह मीटिंग करना चाहते हैं। शायद कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, नहीं तो वो बहुत कम ही ऐसी कोई मीटिंग सडनली अरेंज करवाते हैं। तो मैं क्या उनको हाँ कह दूं? उनके असिस्टेंट ने कहा। हाँ बिल्कुल, उनको मीटिंग के लिए हाँ कह दो। और क्या पापा कंपनी आए हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर आए हैं तो मैं उनके कैबिन जाकर उनसे मिलकर आता हूँ, पृथ्वी ने कहा। नहीं सर, बड़े सर आज नहीं आए, वो किसी अनाथ आश्रम में जाने वाले थे कुछ काम से, असिस्टेंट ने बताया। ओक, तुम जाओ और पापा आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, पृथ्वी ने कहा। ओक सर कहकर उसका असिस्टेंट चला गया और पृथ्वी भी अपना काम करने लगा। सिंह मैंशन। रागिनी का रूम। रागिनी और सौरभ दोनों अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे और वो दोनों रिधान की नई मूवी में काम करना चाहते थे। आखिर इस बार वो खुद इस फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों था। सबको पता था कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट ही होगी, पर उसके ऑडिशन भी वो खुद लेने वाला था और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट भी था। उसके साथ काम करना किसी के लिए चैलेंज से कम नहीं था, पर सब जानते थे कि रिधान की फिल्म में अगर आपको कास्ट कर लिया गया तो आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता था। इसीलिए रिधान की फिल्म में काम करने के लिए और कोई भी रोल करने के लिए फेमस एक्ट्रेस और एक्टर भी तैयार हो जाते थे। सौरभ ने रागिनी की बहुत सारी प्रैक्टिस करवाए, कई सारी टिप्स भी दिए और कहा, रागिनी तुम तो जानती हो इस बार रिधान मल्होत्रा खुद ऑडिशन लेने वाले हैं। वो कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करते, बहुत कम लोगों को उनके साथ काम करने का मौका मिलता है और वो कोई भी रोल प्ले करने को कह देते और सिर्फ 5 मिनट का वक्त ही देते हैं। हमें कैसे भी करके इस फिल्म में काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे करियर के लिए यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रागिनी ने कहा, तुम सही कह रहे हो सौरभ, हमें इस फिल्म में काम करना ही है और हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और ऑडिशन पास करके रहेंगे। फिर हमें कुछ प्लान भी बनाना है, राध्या को दोबारा से अपने जाल में फंसाने का, किसी भी करके, नहीं तो इतने सालों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। यह कहकर रागिनी ने गुस्से वाला चेहरा बना दिया। सौरभ ने उसकी बात सुनकर कहा, रागिनी तुम पहले शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, पर अभी हमें अपनी प्रैक्टिस में ध्यान देना चाहिए। राध्या के बारे में हम बाद में सोचेंगे। तुम ठीक कह रहे हो सौरभ, हमें अभी अपनी प्रैक्टिस में ध्यान देना चाहिए, फिर प्लानिंग करते हैं और कल उससे मिलने भी जाएंगे। ये कहकर वो दोनों दोबारा से अपनी प्रैक्टिस करने लगे। 25 तुम्हारी तो कोर्ट मैरिज ही हुई थी। तुम ठीक कह रहे हो सौरभ, हमें अभी अपनी प्रैक्टिस में ध्यान देना चाहिए, फिर प्लानिंग करते हैं और कल उससे मिलने भी जाएंगे। ये कहकर वो दोनों दोबारा से अपनी प्रैक्टिस करने लगे। शिवम अनाथ आश्रम। जिस बच्चों का कोई नहीं होता उनका बसेरा होता है। बसेरा अनाथ आश्रम में यह अनाथ आश्रम नारायण शाह और उनकी पत्नी वृंदा शाह चलाते थे। ऐसे कई सारे अनाथ आश्रम थे उनके अलग अलग शहरों में। नारायण शाह के छोटे भाई और उनकी पत्नी दोनों का सपना था बेसहारा बच्चों का सहारा बनने का। जब उन्होंने यह विचार अपने भाई और भाभी से कहा था तब उन्होंने भी इस सपने को साकार करने में उनकी मदद की थी, पर नारायण शाह के छोटे भाई और पत्नी इस सपने को सच होता हुआ नहीं देख सके, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। पर उनका ये सपना नारायण शाह और वृंदा शाह ने पूरा किया। वह लोग हफ्ते में एक बार इस अनाथ आश्रम में जरूर आते थे और इन बच्चों के साथ वक्त गुजारते थे। जब भी नारायण शाह को अपने भाई की याद आती थी तब वह यहाँ पर जरूर आते थे। आज भी वह यहाँ आए थे क्योंकि कल उनके भाई और उनकी पत्नी की बरसी थी और आज उनको उनके भाई की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वह भाई कम और दोस्त ज्यादा थे।
वह अपने छोटे भाई की पत्नी को भी अपनी बहन की तरह मानते थे क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं थी। आज सुबह से लेकर शाम तक नारायण शाह ने अपना वक्त शिवम अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ ही गुजर और फिर घर की तरफ चले गए। शाह मैंशन इस शहर का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा और सुंदर घर था। यह मैंशन सिंघानिया मैंशन से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था। घर के अंदर वृंदा शाह कल की पूजा की तैयारी करवा रही थी क्योंकि कल उनके देवर और देवरानी की बरसी थी। पहले पूछा मंदिर में होने वाली थी, फिर घर पर भी एक पूजा होने वाली थी और वह इन सब की तैयारी में लगी हुई थी। वह सर्वेंट से सारे सामान चेक करवा रही थी और कल क्या बनेगा उसके बारे में भी बता रही थी। तभी नारायण शाह मैंशन के अंदर आए और उन्हें देखकर पूछा, वृंदा कल की सारी तैयारियां हो गई और वह सारा सामान बच्चों के लिए आ गया? तुम जानती हो ना, हर साल की तरह इस साल भी सुबह पूजा के बाद और घर में पूजा की बात हम लोग सारा समय बच्चों के साथ गुजारते हैं और उन्हें तोहफे देते हैं। शिवम इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था पर उससे पहले ही वो हम सबको छोड़कर चला गया, कहते हुए वो दुखी हो गए। आपको वो याद पर उसकी बातें नहीं याद है न? वो आपको क्या कहते थे? भाई मैं आपसे कितना भी दूर क्यों ना चला जाऊं पर हमेशा आपके पास आपके दिल में और यादों में रहूंगा, इसलिए मुझे हमेशा खुश होकर ही याद करना, वृंदा ने अपने पति को समझाते हुए कहा। तुम ठीक कहती हो पर उसकी याद आ ही जाती है, क्या करूं? पर मैं कोशिश करूंगा हमेशा खुश होकर उसे याद करने की, नारायण शाह ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ और वैसे भी आपको मेरे अलावा किसी और के हाथ की चाय कहाँ पसंद आती है? कहकर वृंदा किचन की तरफ चली गई और नारायण शाह भी अपने रूम में चले गए। सिंघानिया मैंशन। राध्या और आराध्य ने आज एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारा और मस्ती भी की, मूवी भी देखी और अब वो दोनों नीचे आ गए थे क्योंकि अवयुक्त के आने का समय हो गया था और वो दोनों अवयुक्त का ही इंतजार कर रहे थे। अब से राध्या ने भी डिसाइड कर लिया था कि ब्रेकफास्ट और डिनर वो लोग साथ ही करेंगे अगर कोई जरूरी काम ना आया तो। तभी अवयुक्त मैंशन के अंदर आया। आराध्य ने जब उसे देखा तो उसकी तरफ दौड़कर जाने लगा। तभी अवयुक्त ने कहा, आरू डेडा ने आपको क्या सिखाया था कि हमें हमेशा बाहर से आके हैंड वॉश करना चाहिए क्योंकि हमारे हैंड में बहुत सारे जम्स होते हैं, इसलिए डेडा जब तक फ्रेश होकर नहीं आते तब तक आप मम्मी के पास रहो, डेडा जल्दी से आते हैं, ठीक है बेटा? आरू ने अवयुक्त की तरफ देखकर कहा। सोली डेडा आलू भूल गया था ये बात, पलब आलू ये बात याद रखेगा, आप जाओ आलू मम्मा के पास लहगा, पल जल्दी आना, आलू को बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं और आपके चाचू जल्दी से आते हैं, ये कहकर वो चला गया। राध्या ने फिर अम्मा की तरफ देखकर कहा, वो दोनों आते हैं तब तक आप डिनर लगवा दो, अम्मा मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अम्मा ने राध्या से कहा, नहीं बेटा मैं लगवा देती हूँ, जब तुम ठीक हो जाओ तब मदद कर देना और एक बार खाना भी बना लेना। तुम्हारी शादी के बाद कोई रस्म ही नहीं हुई थी, वैसे तो तुमने और बाबा ने कोर्ट मैरिज ही कर ली थी तो कोई भी रस्म नहीं हुई, पर अब हम रसोई की रस्म ही कर लेंगे, क्या कहती हो? वैसे बेटा मैंने सुना था तुम्हारी शांति मासी माँ से कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। जरूर अम्मा, मैं जरूर बनाऊंगी, वैसे भी मुझे खाना बनना बहुत पसंद है और शादी के बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया, दादू भी मुझे ज्यादा किचन में जाने नहीं देते थे, ये सब भी मैंने चुपके से बनाना सीखा था, राध्या ने अम्मा की तरह देखकर कहा। 26 इस आवाज से मुझे सुकून मिलता है। अवयुक्त, राध्या और आराध्य ने डिनर कर लिया था, अब वो लोग राध्या के रूम में थे, आज भी वो सब साथ में सोने वाले थे। आराध्य ने राध्या की तरफ देखकर कहा, मम्मा आज मुझे लोली छूनी है, आप छूना हो ना, मैंने कभी लोली नहीं छूनी। राध्या ने जब ये सुना कि आराध्य को लोरी सुननी है और जब उसने ये कहा कि उसने आज तक कभी लोरी नहीं सुनी तब उसे बहुत दुख हुआ कि अपने पिछले जन्म में उसने सबसे ज्यादा नाइंसाफी आराध्य के साथ ही की थी। उससे और अवयुक्त से तो गलती हुई थी, आराध्य की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसने उसके साथ गलत किया, जो गलती उसने की ही नहीं उसकी सजा उसे मिली, पर अब वह अपनी सारी गलतियां सुधरेगी। वैसे भी उसे से बदला नहीं लेना था, बदला लेने से ज्यादा जरूरी उसके लिए आराध्य को प्यार देना और एक पत्नी होने का फर्ज निभाना था, जो पिछले जन्म में वह सबकी बातों में आकर नहीं निभा पाई थी। जब अवयुक्त ने देखा कि राध्या अपनी सोच में गुम है और आराध्य राध्या की तरफ ही देख रहा है कि उसकी मम्मी उसे लोरी सुनाएगी या नहीं, तब उसने खुद ही आराध्य की तरफ देखकर कहा, बेटा एक काम करो, आपकी मम्मा आपको लोरी फिर कभी सुनाएगी, कुछ डेडा आपको स्टोरी कहते हैं। पर डेडा आलू को तो लोली छूनी थी, मम्मा से मिले छाले फ्लैंट को उनकी मम्मी लोली छुनाती है, आरू ने अपने डेडा की तरफ देखकर कहा। जब राध्या ने अवयुक्त और आराध्य की बात सुनी तब वह अपने सोच में से बाहर आए और इन दोनों की तरफ देखकर कहा, आरू बेबी आपकी मम्मी आपको लोरी जरूर सुनाए और जब आप कहोगे उसे दिन सुनाएगी, चलो आप बेड पर सो जाओ, मम्मा आपको लोरी सुनाती है। जो आराध्य ने सुना कि उसकी मम्मी उसको लोरी सुना रही है तो वह बहुत खुश हो गया और बेड पर लेट गया। अवयुक्त भी राध्या की बात सुनकर खुश था कि उसके बेटे को अब वह प्यार मिल रहा है जो डिजर्व करता था, जो उसकी गलती के कारण उसे नहीं मिल रहा था।
जब आरू बेड पर लेटा तब राध्या ने उसका माथा चूम लिया और लोरी गाना शुरू कर दिया। ये लोरी एक कैसेट में उसके पास थे। जब वह छोटी थी तब वह ये लोरी सुना करती थी। ये कैसेट उसको उसके दादू ने दी थी और कहा था कि इसमें तुम्हारी बड़ी माँ की आवाज है जो तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हें हर रोज लोरी सुनाती थी। जब भी तुम्हें नींद ना आए तब तुम ये सुन लेना। तो वह नहीं जानती थी कि वह उनकी बड़ी माँ नहीं पर यह वो माँ थी जिसने उसको गोद लिया था और वह उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। यह याद कर उसने लोरी सुनाना शुरू किया। आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती हैं जहां खुशियां परियों के भेस में, मिलती हैं जहां खुशियां परियों के भेस में, परियों के भेस में, आ लेके चलूं तुझको। हो चांद चाहे आधा, हो फिर भी रोशनी, हो चांद चाहे आधा, हो फिर भी रोशनी, उम्मीद जो ना छूटे, हर बात है बनी, रातों के सुर से निकले सुबह की रागिनी। लोरी तुझे सुनाओ, लोरी तुझे सुनाओ, बचपन की एक मैं, लोरी तुझे सुनाओ, बचपन की एक मैं, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, परियों के भेस में, आ लेके चलूं तुझको। जब अभियुक्त ने राध्या की लोरी सुनी तो उसे याद आया ये तो वही लोरी थी जो वह बचपन में सुना करती थी जब उसे नींद नहीं आती थी। यह उसकी माँ ने उसके लिए रिकॉर्ड की थी और राध्या उनको अपनी बड़ी माँ समझती थी। उसने भी राध्या के साथ कई बार ये लोरी सुनी थी। सच ही कहा है, अगर नींद ना आती हो और माँ की आवाज सुन लो, उनकी गोद में कर रख लो तो तुरंत नींद आ जाती है और सारी परेशानी सुकून में बदल जाती है। जब राध्या ने देखा कि उसकी लोरी सुनते सुनते ही आराध्य सो चुका है तो उसने लोरी गाना बंद कर दिया और उसे ठीक से सुलाकर उसके बालों में हाथ फिरने लगी और याद करने लगी। ये लोरी उसकी माँ की थी जिसने उसकी गोद लिया था और अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया था, जिनको ये बचपन से अपनी बड़ी माँ समझते आई थी। शायद उनकी प्यारी सी आवाज थी, उससे बचपन में हमेशा नींद आ जाती थी क्योंकि उस आवाज में ममता भरी हुई थी। अभियुक्त ने राध्या की तरफ देखकर कहा, ये तो वही लोरी है ना जो हमेशा तुम बचपन में सुना करती थी और कभी कभी मुझे भी सुनाती थी, जो तुम्हारे दादू ने तुम्हें एक कैसेट में दी थी जो तुम्हें बहुत पसंद थी। राध्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, यह वही लोरी थी, इसलिए तो मुझे इतनी अच्छे से याद है। पता है आपको, यह आवाज जब भी सुनती थी ना एक सुकून सा मिलता था। दादू भी हमेशा कहते थे कि मॉम से ज्यादा प्यार मुझे बड़ी माँ करती थी, बहुत अच्छी थी। वह हमेशा मुझे अपने पास सुलाती थी और जब मैं नहीं सोती थी तब मुझे हमेशा ये लोरी सुनाती थी। आप तो जानते हैं मॉम डैड बचपन में मेरे साथ ज्यादा नहीं रहते थे, वह हमेशा कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बाहर जाते थे और रागिनी को कोई अपने साथ लेकर जाते थे, मुझे कभी नहीं लेकर जाते थे और दादू भी मुझे नहीं जाने देते थे। वह हमेशा मुझसे कहते थे कि अगर मैं भी चली गई तो अकेले हो जाएंगे, इसलिए मैं भी नहीं जाती थी। वैसे भी मॉम डैड के पास हमेशा रागिनी ज्यादा रही है, इसलिए शायद वह मुझसे ज्यादा प्यार उससे करते हैं। बड़ी माँ की आवाज में जितना सुकून मुझे मिलता है उतना सुकून तो मुझे कभी मॉम की आवाज में भी नहीं मिला। मॉम से ज्यादा सुकून तो मुझे मासी माँ के पास मिलता है और प्यार भी। 27 मुझे कैसे पता चलता कि मेरी नींद में होने का फायदा उठाया जाता है। अभियुक्त ने जब राध्या की बात सुनी वह सोचने लगा, तुम्हें इसलिए अपनी बड़ी माँ की आवाज में सुकून मिलता है क्योंकि वह तुम्हारी माँ थी और जैसे तुम अपनी मॉम समझती हो वह तो तुम्हारी चाची है, इसलिए तो वह अपनी बेटी को ही ज्यादा प्यार करेगी। आखिर रागिनी उनकी खुद की बेटी है, पर मैंने कई बार देखा है रागिनी की खुशियों के लिए वह तुम्हारी खुशियों की बलि चढ़ा देती है, पर इस पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम अपने वह सारे सपने पूरे करोगी और तुम्हें वही खुशियां मिलेगी जो तुम डिजर्व करती हो। आगे अभियुक्त ने जब देखा कि राध्या सब कुछ याद करके उदास हो रही है तब उसने बात बदलते हुए कहा, तुम्हें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि तुम अपनी मॉम से ज्यादा दादू और काकी माँ के पास ज्यादा रही हो। दादू से कब मिलने जा रही हो, या मैं दादू को यही बुला दूं? जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे सारे नाराजगी दूर हो गई है तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी, इसलिए तुम जल्दी से दादू से मिलो या फिर उन्हें यहाँ बुला लो। राध्या ने जो अभियुक्त की बात सुनी तो उसने कहा, मैं दादू को खुद मिलने जाऊंगी, उनको सरप्राइज दूंगी और अपने साथ आराध्या को भी लेकर जाएंगे। वह उससे भी नहीं मिले, पर जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब। वैसे भी दादू हमेशा इस महीने के शुरू की कुछ दिनों के लिए तो बनारस जाते हैं, पता नहीं क्यों, और उन्हें वहां पर वक्त बिताना अच्छा लगता है। इसलिए मुझे पता है कि दादू अभी घर पर नहीं होंगे और दादू के ध्यान रखने के लिए मौसी माँ भी साथ में गई होगी, इसलिए जब वह आएंगे तब मैं उनसे मिलने जाऊंगी। अभियुक्त ने राध्या की बात सुनकर कहा, अच्छा तो ये बात है। वैसे बनारस बहुत अच्छी जगह है, कहा जाता है कि उसकी हवाओं में भी सुकून मिलता है। हम भी कभी वहां पर चलेंगे, फैमिली ट्रिप हो जाएगी। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी। आज मैं और राघव जहां मीटिंग के लिए गए थे ना, सनशाइन होटल, वहां पर मुझे अपना एक दोस्त मिला।
उसने कहा कि मैं उसकी एक नई मूवी में इन्वेस्ट करूं, इसलिए मैंने उसे मूवी की स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी और मुझे वह मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इस मूवी के लिए कई सारे कैरेक्टर ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, पर इस मूवी की लीड हीरोइन का कैरेक्टर अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ, जिसके ऑडिशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। वह स्क्रिप्ट में स्टडी रूम में रखती है, एक काम करना, कल तुम एक बार वह पढ़ लेना। मुझे लगता है इस मूवी की हीरोइन के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो, तुम्हें ऑडिशन देने जाना चाहिए। और तुम जितना बिल्कुल मत करना जैसे मेरे दोस्त उसको तुम नहीं पहचानती, वैसे वह भी तुम्हें नहीं जानता। तुम अपने मेहनत से इस मूवी में हीरोइन का किरदार पाओगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मूवी में तुम सिलेक्ट भी हो जाओगी। इसलिए नेक्स्ट वीक तुम ऑडिशन देने जाना, पर सारा डिसीजन तुम्हारा ही होगा। तुम्हें अगर इसकी स्क्रिप्ट पसंद आए तो ही तुम जाना। राध्या ने अवयुक्त की बात सुनी, तब उसने कहा, अगर आपको वह स्क्रिप्ट अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी होगी, मैं कल उसे जरूर पढ़ूंगी और अपने प्रैक्टिस पर स्टार्ट कर दूंगी और ऑडिशन देने भी जरूर जाऊंगी और मेहनत से ऑडिशन दूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। यह मूवी कौन प्रोड्यूस कर रहा है और इसका डायरेक्टर कौन है, क्या बता सकते हैं? क्या आपका दोस्त भी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है या फिर वह भी इस फिल्म में काम करने वाला है, इसलिए उसने आपको ये बात बताएं? अवयुक्त ने जब राध्या की बात सुनी तब उसने कहा, हाँ मेरा दोस्त पीस मूवी से रिलेटेड है, पर वह क्या करता है वह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम ऑडिशन देखकर आना फिर बताऊंगा। याद रखना इस मूवी को जो डायरेक्ट करने वाले हैं वह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस मूवी की शूटिंग के लिए। और मुझे पता है कि तुम कर भी लगी, हर कभी कभी वह तुम्हें डांट भी सकता है, डांट भी सुननी पड़ेगी। क्या आप भी सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, मत बताइए कि मूवी का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन है, वहां जब मैं ऑडिशन देने जाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा, राध्या ने कहा। चलो अब सो जा, अच्छी नींद लेनी भी जरूरी होती है, कभी कभार तुम्हारी मूवीज की शूटिंग के लिए तुम्हें आउट ऑफ टाउन भी जाना पड़ सकता है और रात का भी शूटिंग हो सकता है, फिर भी तुम अपनी नींद अच्छे से लेना। चलो गुड नाइट कहकर अवयुक्त ने राध्या का माथा चूम लिया और वो खुद भी लेट गया। जब अवयुक्त ने आंखें बंद की तभी राध्या ने उसका माथा चूम लिया और दोनों गाल पर भी किस कर लिया और कहा गुड नाइट। अवयुक्त ने कहा, तुम्हारी किस से तो बहुत ज्यादा अच्छी नींद आएगी और अगर सुबह भी इतनी खूबसूरत हो तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। हाँ पर इस पर सुबह जब मैं नींद में हूं तब नहीं किस करना, पर मैं जग जाऊं तब करना। जब राध्या ने उसकी बात सुनी तब उसके गाल लाल हो गए और उसने फिर पूछा, यानी कि आज सुबह आप जाग रहे थे जब मैं आपको किस किया? ये तो गलत बात है कि आप जाग रहे थे, तो फिर सोने का नाटक क्यों किया? अगर सोने का नाटक नहीं करता तो कैसे पता चला कि आज की सुबह इतनी खूबसूरत होने वाली है और मेरी अपनी बीवी मेरी नींद में होने का फायदा उठा रही थी? अवयुक्त ने राध्या को टीज करते हुए कहा। जब राध्या ने उसकी बात सुनी तब उसने अवयुक्त की तरफ घूर कर देखा और कहा, मैं कोई आपकी नींद में होने का फायदा नहीं उठा रही थी, मैं तो सिर्फ आपको गुड मॉर्निंग विश कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप जग रहे थे। अच्छा जी, ऐसी बात है, पर तुम्हारे गुड मॉर्निंग का कहने का तरीका मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो यही इच्छा है कि मेरी हर सुबह ऐसे ही हूँ। अच्छा चलो अब सो जाओ, कहकर अवयुक्त ने राध्या को अच्छे से सुला दिया और खुद भी सो गया। राध्या ने भी मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली और वो तीनों सो गए। शाह हाउस। पृथ्वी अपने फोन पर आज दोबारा से किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि आज भी कुछ भी पता नहीं चला, तुम लोग अपना काम अच्छे से क्यों नहीं करते हैं, पता नहीं और कितने महीने और साल तक तुम लोगों ये काम करोगे। निराश होकर बैठ गया, तभी नारायण शाह उसके रूम में आए और कहा, कब तक तुम अपनी उम्मीद लगाए रखोगे? सबने तो उम्मीद छोड़ दी है सालों से, लेकिन तुम ये बात मानने को तैयार नहीं हो। अगर तुम जो सोच रहे हो नहीं हुआ तो तुम्हें तकलीफ होगी बेटा, इसलिए कह रहा हूँ झूठी आशाएं मत रखो। और अगर मेरी उम्मीद सही साबित हुई तो पापा, इसलिए मैं कोशिश करता रहूंगा। और अब आपको भी अच्छे से सो जाना चाहिए, कल वैसे भी घर में पूजा है और मंदिर में भी, और आपको और मम्मी को अनाथ आश्रम भी जाना है बच्चों से मिलने। पृथ्वी ने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, क्या तुम नहीं आओगे कल हमारे साथ? नारायण ने पृथ्वी की तरफ देखकर कहा, नहीं पापा, मैं पूजा में नहीं आऊंगा, वैसे भी आप लोग तो मेरी बात मानते नहीं है। हाँ पर मैं अनाथ आश्रम जरूर आऊंगा बच्चों से मिलने, आखिर चाचा चाची का सपना था यह अनाथ आश्रम। और हाँ पापा, इसे आगे मुझे कोई और बात नहीं करनी, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। जय श्री कृष्णा कहकर वो सोने चला गया। नारायण शाह भी अपने रूम में चले गए कि वह अच्छे से जानते थे कि पृथ्वी कितना जिद्दी है, अगर उसने कोई बात मान ली तो वह वही करता है, उसे समझाने का कोई अर्थ नहीं है। 28 मिस्टर सिंघानिया से मदद लीजिए। मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया है कि मेरे रीडर कम हो रहे हैं, क्या आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी नहीं लग रही? प्लीज मुझे बताइए। अगली सुबह। आज राध्या सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज सिंघानिया मेंशन में वह पहली बार पूजा करने वाली थी। जल्दी से रेडी होकर वह मंदिर में चली गई और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद उसने पूजा की थाली तैयार की और आरती करनी शुरू कर दी।
ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तानो, कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। आरती की आवाज सुनकर अम्मा, रामू काका, राघव और घर के सारे सर्वेंट मंदिर के पास आ गए और आरती में शामिल हो गए। अभियुक्त जो आरती की आवाज सुनी तो वह भी उठ गया और रूम से बाहर आकर नीचे की तरफ देखने लगा। आरती राधा गा रही थी और उसका चेहरा खुशी और नूर से भरा था। अभियुक्त को हमेशा से पता था कि राधा कान्हा जी की भक्त है, उसे उसके कान्हा जी की पूजा करना बहुत ज्यादा पसंद है। बचपन में वह भी उसके साथ मंदिर जाया करता था, पर फिर उसने मंदिर जाना बंद कर दिया और भगवान पर भरोसा करना भी बंद कर दिया। इसलिए तो सिंघानिया मेंशन में उसने अलग से एक मंदिर बनवाया था, वह भी राधा के लिए, जिसमें उसके कान्हा जी की मूर्ति थी, क्योंकि उसे पता था कि राधा एक न एक दिन इस मंदिर में पूजा जरूर करेगी और उसकी मीठी सी आवाज पूरे सिंघानिया मेंशन में गूंजेगी। अभियुक्त भी नीचे चला गया पर मंदिर के अंदर नहीं गया। वो मंदिर के बाहर खड़ा होकर राधा की आवाज सुनने लगा। राधा ने आरती पूरी करके सबको आरती दी और प्रसाद दिया। जब उसने देखा कि अभियुक्त तो बाहर खड़ा है तो उसके पास चली गई और आरती लेने का इशारा किया। तब अभियुक्त ने कहा, बहुत कुछ बदल चुका है राधा, बचपन में मैं तुम्हारे साथ मंदिर भी चाहता था और तुम्हारे साथ पूजा भी करता था, पर अब मैं इन पर विश्वास नहीं करता। इन्होंने मुझे मेरे माँ बाप और तुमसे दूर किया था। मैं यहाँ पर तुम्हारी आवाज सुनने के लिए खड़ा था और तुम्हारे चेहरे की खुशी देखने के लिए, इसलिए मैं आरती नहीं लूंगा। राधा ने जब उसकी बात सुनी तब उसने कहा, कोई बात नहीं, वैसे मन में श्रद्धा ना हो और विश्वास ना हो तो आरती मत लीजिए, पर इसे पकड़िए तो जरा। मैंने सबको तो आरती दे दी लेकिन मैंने ली ही नहीं। ये कहकर उसने आरती की थाली अभियुक्त को पकड़ा दी और आरती लेकर सबसे पहले अभियुक्त के आंखों पर और माथे पर लगा दी। फिर उसने खुद आरती ली और फिर उसने अभियुक्त की तरफ देखकर कहा, आपको इन पर विश्वास नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन आप इन पर विश्वास जरूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पर मुझे तो अभी विश्वास है, इसलिए मैंने आपको भी आरती दे दी और खुद भी ले ली। चलिए मुंह खोलिए और प्रसाद लीजिए। आप प्रसाद समझकर नहीं पर मिठाई समझकर ले लीजिए। और यह कहकर उसने प्रसाद भी उसे खिला दिया और आगे कहा, हाँ, कल से इतनी देर तक नहीं उठाना है, जल्दी से उठकर आपको वापस से वर्कआउट करना स्टार्ट करना है, नहीं तो हीरो की तरह पर्सनैलिटी है ना, वो जीरो की तरह बन जाएगी, समझे। चलिए जाइए, तैयार होकर आइए और आरू को भी जल्दी से तैयार कर दीजिए, कल से उसे भी जल्दी से उठाकर पूजा करना सिखा दूंगी। आज उसकी छुट्टी है इसलिए ज्यादा देर तक सोने दिया, फिर कल से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभियुक्त भी राधा की बात सुनकर चला गया। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। यहाँ गंगा नदी के तट के पास रघुवीर सिंह कोई पूजा करवा रहे थे और उसे पूजा में सिर्फ वह और राधा की मौसी माँ भी थी। पूजा करवा रहे पंडित जी ने कहा, आप हर बार सिर्फ आप दोनों ही आते हो पूजा करवाने, मैंने आपको कई बार कहा है अपने साथ अपने पोती को भी लाया कीजिए, उसका इस पूजा में होना जरूरी है, पर आप हर बार उसे लेकर नहीं आते। रघुवीर सिंह ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं जानता हूँ राधा की इस पूजा में होना जरूरी है और यह पूजा उससे ही जुड़ी है, पर राधा कुछ भी नहीं जानती और यह सही समय भी नहीं है कि मैं उसे सच्चाई बता सकूं। वह तो खुद मुझसे नाराज होकर बैठी है। एक बार उसकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए तब मैं उसे सब कुछ बताऊंगा और फिर वह जरूर इस पूजा में शामिल होने आएगी अपने पति के साथ। हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए रघुवीर सिंह जी, आपकी पोती की जिंदगी में सब कुछ सही होगा। हाँ, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, कई मुसीबतें आएगी, लेकिन वह खुद इस मुसीबत का सामना करेगी और उसका जीवन साथी भी उसका साथ देगा, हमेशा उसकी रक्षा करेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, भगवान ने उसे उसकी गलतियां सुधारने का मौका दिया है, वह संभल जाएगी और उसके अपनों को भी पहचान जाएगी, पंडित जी ने कहा। जब रघुवीर सिंह और शांति देवी ने पंडित जी की बात सुनी तो पहले तो वह खुश हो गए, लेकिन फिर आगे की बात सुनकर घबरा गए। तब शांति देवी ने पूछा, कैसे मुसीबतें और कैसे उतार चढ़ाव, उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं होगा ना, या फिर उसकी पति की जान को बहुत दुख देखे उसने अपने जीवन में बताए ना पंडित जी। पंडित जी ने शांति देवी की तरफ देखकर कहा, अगर मुश्किलें आती हैं तो भगवान मुश्किलों का सामना करने की शक्ति भी देते, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी हर एक मुश्किल में से बाहर आएगी और उसका जीवन साथी जिंदगी के हर एक पड़ाव में उसके साथ होगा। उससे पहले वह मौत अपने ऊपर लेगा, जिस पर से उसका विश्वास डगमगाया है उस पर अटूट विश्वास होगा, और भविष्य में क्या होगा वह कौन जान पाया है, इसलिए भविष्य की चिंता मत कीजिए और भगवान पर भरोसा रखें, वह सब कुछ ठीक करेंगे और कुशल करेंगे। पंडित जी की बात सुनकर दोनों ही शांत हो गए और पूजा में ध्यान देने लगे। मुंबई, शाह हाउस।
नारायण शाह और वृंदा शाह दोनों ही अपने घर में पूजा करवा रहे थे, पर इस पूजा में पृथ्वी शामिल नहीं था। वह इसलिए शामिल नहीं था क्योंकि उसे खुद को एक वचन दिया था, जब तक वह इस बात की तह तक नहीं जाता तब तक वह इस पूजा में शामिल नहीं होगा। इसी बात का पता तो वह लगवा रहा है और उसका इंतजार भी जल्दी खत्म होने वाला है। वह आज के दिन जल्दी ही बाहर चला गया था। वह भले पूजा में शामिल न होता, पर इस दिन वह मंदिर में जाकर प्रार्थना जरूर करता था और हमेशा प्रे करता था कि उसे जल्दी से जल्दी इस बात का पता चल जाए। आज भी मंदिर में दर्शन करने के बाद वह डायरेक्टली शाह कॉरपोरेशन आ गया था और अपना काम करने लगा था, क्योंकि उसे दोपहर के बाद जाना था। उसे अनाथ आश्रम जाना था बच्चों से मिलने। उसने फोन लिया और अपने असिस्टेंट तेजस पारेख को बुला दिया। जब उसका असिस्टेंट आया तब उसने उससे कहा, तेजस, तुमने मिस्टर सिंघानिया को मीटिंग के लिए हाँ बोल दिया था ना? कब रखी है उन्होंने मीटिंग? और हाँ, कोई दूसरे अच्छे से और नए डिटेक्टिव को हायर करो जो उसे बात का पता लगा सके। इन लोगों से तो कोई भी काम नहीं हो रहा है, इतने साल गुजर गए। तेजस्वी पृथ्वी की बात सुनकर कहा, सर, मिस्टर सिंघानिया ने नेक्स्ट वीक पर मीटिंग रखी है। सर, मुझे लगता है कि हमें मिस्टर सिंघानिया से इस बारे में बात करनी चाहिए। शायद वह हमारी कोई मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पावर तो सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित है, लेकिन मिस्टर सिंघानिया इस बात का पता जल्दी से लगा सकते हैं और मैंने सुना है वह बहुत अच्छे हैं, वह जरूर आपकी मदद करेंगे। पृथ्वी ने तेजस की बात सुनकर कहा, तुम सही कहते हो, वह मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें पर्सनल ही नहीं जानते। हमेशा हमारा रिश्ता प्रोफेशनल रहा है, तो क्या हमारे पर्सनल काम के लिए हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए? तेजस ने पृथ्वी की बात सुनकर कहा, सर, एक बार बात करने में क्या जाता है? क्या हम एक बार उनसे रिक्वेस्ट नहीं करते? इस बारे में हमें जरूर एक बार उनसे बात करनी चाहिए। पृथ्वी ने कहा, ठीक है तेजस, इस मीटिंग को खत्म होने के बाद जरूर इस बारे में उनसे बात करूंगा और उनकी हेल्प भी लूंगा। सिंघानिया मेंशन। अभियुक्त और राघव भी सिंघानिया कॉरपोरेशन में चले गए थे। उनकी भी आज मीटिंग थी और साथ में वह लोग विधान मल्होत्रा की नई फिल्म में इन्वेस्ट करने वाले थे, जिसके लेकर डॉक्यूमेंट आज रेडी करने वाले थे। राध्या अपने रूम में आराध्य के साथ थी, तभी एक सर्वेंट ने आकर उससे कहा, मैडम, आपसे मिलने आपकी बहन और आपके दोस्त आए हैं, वह नीचे बैठे हुए हैं। राध्या ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है, आप नीचे जाइए, मैं आती हूँ। फिर आराध्य की तरफ देखकर कहा, बेटा, मैं उन लोगों से मिलकर आता हूं, तब तक तुम प्ले एरिया में जाकर खेलो। 29 रागिनी ने दिया आराध्य को झूले पर से धक्का। ठीक है मम्मा, आलू जा रहा है, कहकर राध्या के गाल पर किसकर चला गया। राध्या ने सोचा, मैं जानती हूं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम दोनों फिर से मुझे अपनी बातों में फंसना चाहते हो, जैसे पिछली बार किया था, पर इस पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मैं तुम लोगों को तुम्हारी बातों में फंसाऊंगी, फिर तुम्हारे चेहरे का जो रंग उड़ेगा उसे देखने में मुझे तो बहुत मजा आएगा। ये सोचकर वह नीचे चले गए जहां पर रागिनी और सौरभ थे। जब रागिनी और सौरभ ने राध्या को आते हुए देखा तो वह दोनों खड़े हो गए और रागिनी तुरंत जाकर राध्या के गले लग गई और बोली, कैसी हो आप दीदी? मुझे मॉम डैड ने बताया था कि आप वापस सिंघानिया मेंशन आ गए हो, इसलिए हम दोनों आपसे मिलने आ गए कि आप अब ठीक हो कि नहीं। पता है कितनी टेंशन हो रही थी मुझे आपको लेकर। आपको सिंघानिया मेंशन नहीं, सिंह मेंशन ही आना चाहिए था, पर आपने वहां पर आने से मना कर दिया। इस बात का मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, पर चलो कोई नहीं, मैं खुद ही आपसे मिलने आ गई। मैं तो कल भी आना चाहती थी, पर वह क्या है ना, नेक्स्ट वीक एक बहुत बड़ी मूवी के ऑडिशन होने वाले, उसकी तैयारी कर रही थी। आप तो जानती ही दी, मेरा सपना भी बहुत बड़ी हीरोइन बनने का है। मैंने 4-5 सालों में कई फिल्मों में काम किया है, पर अगर इस मूवी में मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं फेमस हो जाऊंगी और लीड रोल मुझे कई फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। रागिनी जानबूझकर राध्या को अपना सपना याद दिलाते हुए कहा, जिससे उसे जलन हो और अभियुक्त पर गुस्सा आए, पर वो यह नहीं जानती थी कि राध्या भी फिल्मों में काम करने वाली है और उसने अभियुक्त से बात भी कर ली है इस बारे में। सौरभ ने कहा, क्या रागिनी, राध्या के सामने हीरोइन बनने की बात मत करो। तुम तो जानती हो राध्या का सपना था हीरोइन बनने का, और वैसे भी वह तो मिस यूनिवर्स भी बन चुकी है, फिर भी फिल्मों में काम नहीं कर पाए, वह भी सिर्फ और सिर्फ उसके पति अव्यक्त सिंघानिया की वजह से। रागिनी ने जानबूझकर अपने चेहरे पर उदासी लाकर कहा, सॉरी दीदी, वह तो मैं कल नहीं आ पाई थी, उसका कारण बता रही थी। आपको सब कुछ याद है इसलिए नहीं कहा, पर ये तो सच है ना दीदी, आपका सपना सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त की वजह से पूरा नहीं हो पाया। पहले उसके कारण आप प्रेग्नेंट हो गए और फिर जबरदस्ती आपसे शादी कर ली, और अब देखिए ना, जब हमने उससे बात की कि आप फिल्म में काम करना चाहती है तब भी उसने मना कर दिया। राध्या ने जब उन दोनों की बातें सुनी तब उसने सोचा, मेरा शक सही था, तुम दोनों मुझे अपनी बातों में फंसना चाहते हो और फिर से मेरे और अभियुक्त के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो। पर मैं थोड़ी तुम दोनों की बातों में आऊंगी, और इसे देखो, मेरे अभियुक्त को नाम से बुला रही हैं। अपने पिछले जन्म में तो मैं तुम दोनों की बातों में आ गई थी और उनसे झगड़ा कर बैठी थी। राध्या उस वक्त को याद करने लगी।
अपने पिछले जन्म में भी वो सिंह मैंशन नहीं गई थी क्योंकि वो उसके दादू से नाराज थी और उनसे मिलना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वह सिंघानिया मैंशन ही आई थी हॉस्पिटल से। और 2 दिन बाद रागिनी और सौरभ उससे मिलने भी आए थे और यही बातें उन्होंने कही थी जो अभी कहीं, और वह उस वक्त उनकी बातों में आ गई थी और अभियुक्त को बहुत कुछ सुनाया था, बहुत कुछ बुरा कहा था, बिना उसकी कोई बात ने अपना दुश्मन भी कहा था, और यह भी कि क्यों भगवान ने उसको उसकी जिंदगी में भेजा, बिना उसके वो ज्यादा खुश रहती। ये सब सुनकर अभियुक्त की आंखें भी नम हो गई थी, पर वह कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करता था, ना ही नाराजगी जाता था। ये याद कर राध्या को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुआ और उसकी आंखें भी नम हो गई, पर तुरंत खुद को संभाल लिया और उन दोनों की तरफ देखकर कहा, क्या खड़े खड़े ही बातें करना चाहते हो? तुम दोनों बैठ जाओ, इतना बड़ा घर है मेरा और तुम दोनों तो जानते हो सिंघानिया मैंशन इस पूरे शहर का सबसे सुंदर घर है, इसलिए आराम से बैठो यहाँ पर, वैसे भी यहाँ के सोफे भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। राध्या की बात सुनकर रागिनी और सौरभ का मुंह छोटा हो गया और उन दोनों को जलन भी हुई। हाँ दीदी, हम जानते हैं कि अभियुक्त ने ये सिंघानिया मैंशन आपको इम्प्रेस करने के लिए आपकी पसंद का बनवाया था कि आप उसकी सारी गलतियां माफ कर दे, पर आप इतनी सी बात से थोड़ी नहीं इम्प्रेस हो जाएगी, यह वो नहीं जानता। राध्या ने जब रागिनी की बात सुनी तब उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो, पर वह मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसे मेरी पसंद का घर बनाने से मैं उनसे इम्प्रेस नहीं होने वाली। वह क्या है ना, वह मुझे मुझसे भी ज्यादा समझते हैं, फिर वह जानते थे कि ऐसा घर मेरा एक सपना है, इसलिए उन्होंने बनवाया। और रागिनी, मोम डैड ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तो ये भी बताया होगा कि मैं अपनी शादी को दूसरा मौका देना चाहती हूँ, सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपनी बड़ी बहन के पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, रिश्तों को समझना चाहिए, अभियुक्त को जीजू कहना चाहिए, न कि नाम से बुलाना चाहिए। अगर तुम उन्हें जीजू नहीं बुलाना चाहती तो मिस्टर सिंघानिया कहकर बुलाओ, और तुम कहकर नहीं आप कहकर बात करो, क्योंकि अब मैंने इस रिश्ते को अपना लिया है और उनको अपना पति भी और अपने बेटे का पिता भी, इसलिए उनका सम्मान मेरा सम्मान, तो आइंदा से याद रखना कि उनको तुम नाम से ना बुलाओ, समझी रागिनी? जब रागिनी ने राध्या की बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर अपने गुस्से को दबाकर चेहरे पर मुस्कान लाकर उसने कहा, हाँ बताया था मॉम डैड ने, पर दीदी हम सब तो बचपन में साथ में खेले हैं ना, और बचपन से मैं नाम से बुलाती हूँ ना मिस्टर सिंघानिया को, इसलिए नाम से बुला रही थी, वैसे भी हम दोस्त थे ना, पर आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं नाम ना लूं जीजू का। राध्या ने रागिनी की बात सुनकर कहा, मुझे जहां तक याद है तब तक अभियुक्त मेरे अलावा कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं करते थे और किसी लड़की की तरफ देखते भी नहीं थे। तुमसे भी कहा दोस्ती की थी, वो तुम थी जो अभियुक्त से दोस्ती करना चाहती थी, पर वह करते ही नहीं थे। वह तो हम दोनों खेल रहे होते थे तब तुम आ जाती थी और जिद करती थी खेलने की, इसलिए हम तुम्हें शामिल कर देते थे, वह भी मेरे कहने पर चलो पिछली बातें को छोड़ो, बताओ क्या लोगे तुम दोनों? पहले थी जब तुम दोनों मेरे घर आए थे तब मैंने तुमको पानी तक भी नहीं पूछा था कि मुझे खुद यहाँ पर रहना इतना पसंद नहीं था, पर अब तो यह मेरा खुद का घर है और अपने बड़ी बहन की ससुराल में आए हो तो थोड़ी ना चाय नाश्ता किए बगैर जाने दूंगी। रागिनी ने राध्या की बात सुनी तब उसका मन नफरत से भर गया, वह भी तो अभियुक्त को पसंद करती थी, लेकिन वह उसकी तरह कभी देखता ही नहीं था, उससे बात भी करता था सिर्फ और सिर्फ राध्या की वजह से। इसलिए तो रागिनी ने जानबूझकर वह चिट्ठी राध्या को नहीं दी थी। जब उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अब अभियुक्त सिंघानिया एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया है, तब वो मिसेस सिंघानिया बनने का ख्वाब देखने लगी और उसने यह बात अपने मॉम डैड को भी बताए। तब उसके मॉम डैड ने अभियुक्त से उसकी शादी की बात की थी, पर उसने मना कर दिया क्योंकि वह तो राध्या से प्यार करता था और उस दिन से उसकी नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई। तब उसने तय कर दिया था कि वह इन दोनों को अलग करके रहेगी, कभी भी इन दोनों को खुश नहीं रहने देगी और आगे भी इन दोनों को अलग करने की कोशिश करती रहेगी। जब सौरभ ने देखा कि रागिनी अपने ही सोच में गुम है तब उसने राध्या की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम तो जानती हो ना आराध्या, हम दोनों चाय नहीं पीते हैं, पर वैसे भी हम नाश्ता करके आए हैं, हमने सिर्फ तुमसे मिलना चाहते थे कि तुम ठीक हो कि नहीं। फिर रागिनी की तरफ देखकर कहा, है ना रागिनी? सौरभ की आवाज सुनकर रागिनी अपनी सच में से बाहर आए और अपने गुस्से को दबाने के लिए उसने राध्या की तरफ देखकर कहा, दीदी मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम किस तरफ है? राध्या जानती थी उसे कहीं पर नहीं जाना, पर अपने नफरत और गुस्से को दबाने के लिए वह यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाना चाहती है, तो उसने वॉशरूम का रास्ता बता दिया। रागिनी और सौरभ ज्यादा सिंघानिया मेंशन नहीं आए थे, वह सिर्फ राध्या से बात करने के लिए आते थे। राध्या उनसे बाहर ही मिलती थी, इसलिए सिंघानिया मेंशन के किसी भी कमरे को उन दोनों ने नहीं देखा था, ना ही कभी सिंघानिया मेंशन पूरा देखा था। वह हमेशा लिविंग रूम से ही बाहर चले जाते थे। रागिनी राध्या के बताए हुए रास्ते पर जा रही थी कि बीच में प्ले रूम भी था जिसमें आराध्य खेल रहा था। रागिनी सिंघानिया मेंशन की खूबसूरती देखकर अंदर ही अंदर राध्या से जल रही थी, मन में ही कह रही थी कि अगर राध्या अभियुक्त के बच्चे की मां न बनती तो आज ये सब कुछ उसका होता, वह किसी न किसी की तरह अभियुक्त से शादी कर ही लेती।
जब उसने प्ले रूम में आराध्या को खेलते हुए देखा तब उसे देखकर उसने कहा ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, अगर राध्या प्रेग्नेंट हुई न होती यह सब कुछ होता भी नहीं, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वह आराध्या के पास प्ले रूम में चली गई। अपने पिछले जन्म में रागिनी और सौरभ राध्या को अपनी बातों में फंसा कर सिंघानिया मैंशन से चले गए थे, पर इस पर राध्या उनकी बातों में नहीं आई थी और रागिनी अपने गुस्से को दबाने के लिए वॉशरूम की तरफ गई थी और राध्या के दिमाग से यह बात ही निकल गई कि जो रास्ता उसने रागिनी को बताया है उसी रास्ते में आराध्य का प्ले रूम भी है। अभियुक्त ने आराध्य के लिए प्ले रूम लिविंग रूम के पास में बनवाया था क्योंकि वह अभी छोटा था, उसे अकेले सीढ़ियां चढ़ना और उतरना भी ठीक नहीं था। प्ले रूम भी बहुत बड़ा रूम था, उसमें सारे छोटे बच्चों के खेलने की चीज थी, कई सारे छोटे छोटे झूले भी लगे हुए थे। आराध्य अभी एक छोटे से झूले पर बैठा हुआ था जो रोप से बंधा हुआ था और उसका चेहरा डोर की अपोजिट साइड में था और वह धीरे धीरे से झूला झूल रहा था। रागिनी ने अपने गुस्से में आकर आराध्य के झूले को बहुत ज्यादा तेजी से धक्का दे दिया और आराध्य झूले से नीचे गिर गया और जोर से चिल्लाया, मम्मा। जब लिविंग रूम में बैठी राध्या ने आराध्य की आवाज सुनी तो वह जल्दी से दौड़कर प्ले रूम की तरफ चली गई। झूले पर से गिरने की वजह से आराध्य को होठों के नीचे और माथे पर चोट आई थी और उसके होठों के पास से खून भी निकल रहा था और वह रोने भी लगा था तो वह एक 3 साल का छोटा बच्चा। वैसे तो वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग था पर एकदम गिरने की वजह से वह थोड़ा डर भी गया था, इसलिए वो रोने लगा था। जब रागिनी ने आराध्य की आवाज सुनी तब उसे रियलाइज हुआ कि गुस्से में आकर उसने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि इस रूम में उसके अलावा कोई नहीं था और आराध्य ने भी अब उसको देख लिया था। उसे अपनी गलती पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, पर उसकी गलती पकड़ी जाएगी यह सोचकर वह परेशान हो रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि वह राध्या को अपनी बातों में फंसा लेगी और इस बात से भी निकल जाएगी। शिवम अनाथ आश्रम। नारायण शाह और वृंदा शाह घर पर और मंदिर में पूजा करवाकर यहीं पर आ गए थे। वह आज अपना लंच भी इन बच्चों के साथ करने वाले थे और अभी वह लोग बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। तभी वृंदा शाह ने अपने पति से कहा, क्या हुआ, किस सोच में गुम है आप, क्या सोच रहे हैं? आपको तो इन बच्चों के साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगता है, आज खेलने भी नहीं गए? नारायण शाह ने वृंदा की तरफ देखकर कहा, मैं पृथ्वी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने उससे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वह ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। वह आज भी उस बात का पता लगा रहा है। मैं भी चाहता हूँ वह जो सोच रहा है वह सही साबित हो, लेकिन अगर हम वह जो सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो उसे बहुत तकलीफ होगी, टूट जाएगा, वह बहुत तकलीफ होगी उससे। पर तुम तो जानती हो वह कितना जिद्दी है, जिद में तो बिल्कुल अपने चाचा शिवम पर गया है। अगर वह सोच रहा है वही सही हुआ तो शायद हम कुछ खो सकते हैं, उसे कोशिश करने दीजिए और उसे संभालने के लिए हम तो है ही ना। मानती हूँ कि वह बहुत ज्यादा जिद्दी है पर वह कभी गलत बात पर जिद नहीं करता, अगर इससे उसके मन को तसल्ली मिलती है तो उसे करने दीजिए। वृंदा ने अपने पति नारायण शाह की तरफ देखकर कहा। यही सोचकर तो मैं फिर चुप हो जाता हूँ, बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह जो सोच रहा है वही सच निकले, नारायण शाह ने कहा। सिंघानिया मल्टीनेशनल कंपनी। अभियुक्त और राघव दोनों अपना काम कर रहे थे, तभी अभियुक्त ने राघव की तरह देखकर कहा, पृथ्वी नारायण शाह से बात हुई, उन्होंने मीटिंग के लिए हाँ बोल दिया। राघव ने कहा, हाँ वह लोग मीटिंग करने के लिए तैयार है, इसलिए मैंने नेक्स्ट वीक ही मीटिंग शेड्यूल कर दी है। चलो अच्छा किया, बस वह लोग हमको जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाए। जरा कोई ऐसी बात होगी जिस वजह से वह इस जमीन पर नहीं कुछ बना रहे हैं ना ही किसी को बेच रहे हैं, अगर कोई ऐसा कारण हुआ तो हम भी उन लोगों को फोर्स नहीं करेंगे, पर एक बार बात करने में क्या जाता है, अभियुक्त ने भी राघव की तरह देखकर कहा। फिर वह दोनों अपना अपना काम करने लगे। इस पार्ट में इतना है, आज मैंने लंबा पार्ट दिया है, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। 4 राध्या ने मारा रागिनी को थप्पड़। सिंघानिया मेंशन। राध्या प्ले रूम में आई, उसके पीछे पीछे सौरभ और अम्मा भी आए। आराध्य जब भी प्ले रूम में खेलने आता था तब कोई ना कोई इसके साथ हमेशा रहता था। अम्मा भी अभी उसी के साथ ही थी, पर अम्मा को उनकी बेटी का फोन आया था, उनसे बात करते करते वह थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और इस समय रागिनी ने आरू को झूले पर से धक्का दे दिया। राध्या रूम में आए तब उसने आराध्य को नीचे गिरा हुआ देखा जो रो भी रहा था। वह जल्दी से उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ आरू बेबी, आप नीचे कैसे गिर? फिर उसने आराध्य को खड़ा किया, तब उसने देखा आ रहे थे कि होठों के पास से खून निकल रहा था और माथे पर भी थोड़ी चोट आई थी। ये देखकर उसकी आंखें भी नम हो गए और उसने उसे गले लगा दिया और उसकी पीठ रब करने लगी और कहा, बेबी आपको कितनी बार कहा है कि झूला धीरे से झूलना चाहिए, देखो आप गिर गए ना, और आपको कितनी ज्यादा चोट आई है, और आप अकेले यहाँ पर क्या कर रहे थे? अब तो हमेशा किसी के साथ ही यहाँ पर आते हो ना। आरू ने राध्या की तरफ देखकर कहा, मम्मा आलू धीरे से झूला झूल रहा था
और दादी भी मेरे साथ थी, पर फोन आने की वजह छे और चीफ थोड़ी देर के लिए ही बाहर गए थी। ओल आलू भी धीरे छे झूला झूल रहा था, पलांटी आए ओल आलू को गीला दिया, ओल आलू को लग गई। जब राध्या ने सुना कि आराध्य को रागिनी ने गिराया था, तब वह समझ गई कि उसने जानबूझकर यह किया होगा, गलती से नहीं। रागिनी ने उसका गुस्सा आराध्य पर निकला था और जानबूझकर उसे झूले पर से धक्का दे दिया। ये सोचकर ही राध्या गुस्से से भर गई और खड़ी होकर रागिनी के कुछ भी समझने से पहले उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रागिनी, मेरे बेटे को गिराने की? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को चोट लग गई। अब ये तो मत कहना कि तुम्हें वह दिखाई नहीं दिया और गलती से तुम्हारा धक्का लग गया। मैंने तुम्हें वॉशरूम का जो रास्ता बताया था ये तो वह नहीं था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? रागिनी, हमेशा याद रखना, अगर बात मुझ तक रही तो मैं सबको माफी कर दूंगी, अगर बात मेरे बेटे पर आई तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे वह मेरा कितना भी अपना हो या किसी भी रिश्ते से जुड़ा हुआ हो। रागिनी राध्या के थप्पड़ मारने से शॉक हो गए, जिसने आज तक उसे कभी डांटा भी नहीं था, उसने आज उसे थप्पड़ मार दिया था अपने बेटे की वजह से, जिससे वह कभी ठीक से बात भी नहीं करती थी। और आगे जब उसने राध्या की बात सुनी तब उसे लगा कि राध्या इनडायरेक्ट उसे धमकी ही दे रही है और उसकी आंखों में इस बार कुछ अलग सा उसे नजर आया। उसने अपने गाल पर हाथ रख दिया और अपने गुस्से को दबाकर जल्दी से बात संभालने के लिए कहा, दीदी मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझे लगा मैं उसे हल्का सा ही धक्का दूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी धक्का देने की वजह से वह गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। जब मैंने सुना कि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ रही है और मैं आराध्य को यहाँ पर खेलते हुए देखा तो मैं तो सिर्फ उससे मिलने के लिए आ रही थी, आखिर वह भी तो मेरा कुछ लगता है मेरी बड़ी बहन का बेटा है वह, इसलिए मैं तो सिर्फ उससे मिलना चाहती थी, आपने मुझे गलत समझ लिया। सौरभ भी जानता था रागिनी ने जानबूझकर यह किया होगा, अपने गुस्से को उसने आराध्य पर निकला होगा। ये सोचकर सौरभ को भी रागिनी पर गुस्सा आया कि वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने अभी गलती कर दी, पर फिर वह बात संभालने के लिए रागिनी का साथ देते हुए राध्या से बोला, हाँ राध्या तुम तो रागिनी को जानती हो, वह कभी ऐसा नहीं कर सकते, गलती से हो गया होगा, आखिर वह तुम्हारी छोटी बहन है जिस पर तुम बहुत ज्यादा भरोसा करती हो। मुझे लगता है पहले हमें आराध्य की ड्रेसिंग करनी चाहिए, उसे चोट लगी है ना। ये सुनकर आराध्या तुरंत आराध्या के पास गए और उसे अपने गोद में उठा लिया और अम्मा की तरफ देखकर बोली, अम्मा डॉक्टर को बुला लीजिए और मेरे रूम में भेजिए। और फिर रागिनी और सौरभ की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है तुम दोनों मेरा हाल चाल पूछने आए थे और पूछ लिया, तो अब तुम दोनों को जाना चाहिए और आइंदा से ध्यान रखना, गलती से भी गलती तुम लोगों की वजह से मेरे बेटे को चोट नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो इस बार तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, आगे नहीं पता नहीं क्या क्या कर जाऊंगी, क्योंकि मैं सब कुछ बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन किसी की वजह से मेरे बेटे को चोट लगी यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह कहकर वह आराध्य को लेकर अपने रूम में चली गए। सौरभ और रागिनी ने राध्या की बात सुनी और रागिनी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसने अपने मन में कहा, राध्या इस थप्पड़ का हिसाब तो मैं तुमसे लेकर आऊंगी, अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन बहुत जल्द ऐसा बार करूंगी कि तुम कभी भूल नहीं पाओगी। ये सोचकर रागिनी गुस्से से बाहर चली गई और उसके पीछे सौरभ भी चला गया। राध्या का रूम। राध्या अपनी गोद में आराध्य को लेकर बैठी थी और डॉक्टर का इंतजार कर रही थी। ये सोचकर कि रागिनी ने उसका गुस्सा आराध्य पर निकला है और उसकी वजह से आराध्य को चोट लग गई है, उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। आरू ने राध्या को रोते हुए देखा तो कहा, आलू को अब दर्द नहीं हो रहा, आप लो मत, आलू को अच्छा नहीं लगता जब आलू की मम्मा लौटी है तब। ये कहकर उसने राध्या के आंसू अपने हाथों से पोंछ लिए। 31 अनटाइटल्ड चैप्टर। आरू ने राध्या को रोते हुए देखा तो कहा, मम्मा आलू को अब दर्द नहीं हो रहा, आप लो मत, आलू को अच्छा नहीं लगता जब आलू की मम्मा लौटी है और आलू तो स्ट्रांग बॉय है। ये कहकर उसने राध्या के आंसू अपने हाथों से पोंछ लिए। राध्या ने आराध्य के दोनों हाथों पर किस किया और कहा, आपकी मम्मा जानती है बेटा कि आप बहुत स्ट्रांग हो और अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हो, पर आपको चोट आई है, आपको दर्द भी हो रहा होगा और यह चोट आपको मेरी वजह से ही लगी है, मम्मा ने आपका ठीक से ध्यान नहीं रखा। राध्या आराध्य के साथ बातें कर रही थी कि अम्मा डॉक्टर के साथ अंदर आई, ये उनके फैमिली डॉक्टर ही थे। डॉक्टर ने आराध्य को चेक किया, उसकी होठों के पास ड्रेसिंग किया और माथे पर पट्टी लगा दी और दवाएं लिख कर दी और कहा, ज्यादा चोट नहीं आई, डोंट वरी, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, बस पट्टी गीली ना, उस बात का ध्यान रखना, दवाई टाइम से ले लेना। फिर आराध्य की तरफ देखकर कहा, वैसे भी लिटिल सिंघानिया तो बहुत स्ट्रांग है, वह तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे है ना। आराध्या ने भी डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, हाँ आलू जल्दी से ठीक हो जाएगा डॉक्टर अंकल, आलू तो स्ट्रांग बॉय है। हाँ आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए तो चोट लगने पर भी आप नहीं रो रहे, नहीं तर छोटे बच्चे तो कितना ज्यादा रोने लगते हैं, डॉक्टर ने कहा। हम डॉक्टर, ये बात तो सच है कि मेरा आरू बाकी बच्चों से ज्यादा समझदार और स्ट्रांग है, पर है तो वह सिर्फ 3 साल का बच्चा ही, राध्या ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा।
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मिसेस सिंघानिया, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, हाँ थोड़ी चोट आई है, हाँ पर 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने मैं कहा और वह चले गए। फिर राधिया ने अम्मा की तरफ देखकर कहा, अम्मा किसी से कहकर दवाएं मंगवा लीजिए, वैसे भी लंच का टाइम होने को आया है, खाना खिला कि मैं आरू को दवाएं दे दूंगी। अम्मा ने गिल्टी टोन में राधिया की तरफ देखकर कहा, मुझे माफ कर दो बिटिया, कहीं ना कहीं मेरी लापरवाही की वजह से बाबा को चोट लग गई। मैं वही थी उनके रूम में, पर फोन आने की वजह से मैं बाहर चली गई थी और तभी आपकी बहन ने आकर वह सब कर दिया। मुझे बाबा को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। आप बिल्कुल भी गिल्टी फील मत करो अम्मा, आपकी कोई गलती नहीं है। अब तो हमेशा आरू का ध्यान रखती है, आखिर आपकी गोद में तो वह बड़ा हो रहा है। गलती आपकी नहीं मेरी है, मुझे रागिनी को इस तरफ भेजना ही नहीं चाहिए था, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और अम्मा हम दोनों का लंच भी यही रूम में भिजवा देना और उसकी मेडिसिन भी, राधिया ने कहा। अम्मा भी नीचे चले गए। राधिया अपने मन में सोचने लगी, अव्युक्त पहले मुझे कहा था कि रागिनी से और सौरभ से जितना हो सके उतना दूर रहना, उन्हें ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते और आज तो उनकी वजह से आराध्या को चोट लग गई, वह तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना मुश्किल से सब कुछ ठीक हो रहा है और रागिनी वह भी जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोच रही होगी। आखिर उसको थप्पड़ जो मार दिया है मैंने, मुझे अब बहुत सोच समझकर कुछ करना होगा। पहले तो मुझे आराध्या के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड हायर करना होगा जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करे, वह बॉडीगार्ड की तरह भी ना लगे। आराध्या ने राधिया को हिलाते हुए कहा, मम्मा आलू आपको कब से बुला रहा है, आलू सोना है आपकी गोद में, सुलाओ ना। सॉरी बेटा, मम्मा कुछ सोच रही थी इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। आ जाओ मम्मा, आपको थोड़ी देर सुला देती है, पर थोड़ी देर ही, फिर लंच करके दवाएं लेकर सो जाना, राधिया ने आरू को देखकर कहा और फिर वह उसे सुलाने लगी। सिंह मैंशन। विजय सिंह और सुनैना घर वापस आ चुके थे। वो बात ही कर रहे थे कि उन्होंने रागिनी को बहुत गुस्से में घर के अंदर आते हुए देखा, जो गुस्से में अपने रूम की तरफ जा रही थी। उन लोगों ने उससे बहुत आवाज भी लगाई पर रागिनी ने उनकी आवाज नहीं सुनी और अपने रूम में चले गए। तभी उन्होंने सौरभ को भी घर के अंदर आते हुए देखा, जो कुछ परेशान सा लग रहा था। रास्ते में सौरभ और रागिनी ने कोई भी बात नहीं की थी क्योंकि रागिनी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और सौरभ अच्छे से जानता था कि रागिनी को अपने गुस्से को ज्यादा देर तक कंट्रोल करना नहीं आता था। अगर वह कुछ भी कहता तो रागिनी उसके साथ भी झगड़ा कर लेती, इसलिए उसने सोचा कि रागिनी का गुस्सा शांत हो जाए उसके बाद उसके साथ बात करेगा। विजय और सुनैना ने सौरभ की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ सौरभ, रागिनी इतनी गुस्से में क्यों है, हमारी आवाज लगाने पर भी वह नहीं रुकी। तुम दोनों तो सिंघानिया मेंशन गए थे ना राधिया से मिलने, क्या हुआ, क्या बातें हुई, क्या वह दोबारा से हमारी बातों में आए। बिल्कुल भी नहीं आंटी अंकल, हमने बहुत कोशिश की पर वह हमारी बातों में नहीं आए। रागिनी ने अपने गुस्से में आराध्या को चोट भी पहुंचा दी और राधिया नहीं गुस्से में आकर उसे थप्पड़ भी लगा दिया, इसलिए रागिनी इतनी ज्यादा गुस्से में है। और आप लोग तो जानते हैं रागिनी अपने गुस्से में कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं, उसे आराध्या को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी, तब जब आराध्या घर में हो और उस पर ही शक जाए। सौरभ ने विजय और सुनैना की तरफ देखकर कहा, क्या कहा तुमने, राधिया ने रागिनी को थप्पड़ मार, वह भी मेरी बेटी को, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई इस थप्पड़ मारने की, उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मैं अभी जाकर रागिनी से बात करती हूँ, सुनैना ने भी गुस्से से कहा। विजय सिंह ने कहा, नहीं सुनैना, रागिनी ने गुस्से में आकर एक गलती कर दी और अब तुम गुस्से में आकर कुछ ऐसा मत करना कि इतने सालों की मेहनत पानी में जाए। तुम्हें याद है ना हॉस्पिटल में राधिया ने क्या कहा था कि वह अपने रिश्ते को दूसरा मौका दे रही है, उसने अपने पति और अपने बेटे को अपना लिया है और तुम भी अच्छे से ही जानती हो, जब उसे पता चला था कि वह मां बनने वाली है तब भी उसने कहा था कि इस बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है और उसे जन्म देखे। और तुम भी जानती हो उसका अटैचमेंट आराध्य से पहले से ही हो गया था, पर जबरदस्ती शादी होने की वजह से और अवयुक्त से नफरत होने की वजह से उसने शादी के बाद आराध्य को अपनाया नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उससे प्यार नहीं करती थी, वह सिर्फ जताती नहीं थी और अपना प्यार और ममता छुपा के रखती थी, पर अब उसने अवयुक्त को माफ कर दिया है और अपने रिश्ते को अपना लिया है, इसलिए आराध्य के लिए छुपी हुई उसकी ममता बाहर निकल रही है। और तुम तो जानती हो एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती है, इसलिए रागिनी को थप्पड़ मारने वाली उसकी बहन नहीं बल्कि आराध्य की माँ थी। रागिनी को भी कितनी बार समझा है अपने गुस्से में थोड़ा काबू में रखा करे, देखना तुम एक दिन रागिनी के गुस्से की वजह से उसके साथ साथ हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। उससे जाकर समझो कि वह जब राधिया से मिले तो सबसे पहले अपने किए पर माफी मांगे और दोबारा से कभी ऐसी कोई गलती ना करे। मैं बिल्कुल भी रागिनी के गुस्से की वजह से अपनी मेहनत को खराब नहीं कर सकता जो इतने सालों से करी है, समझी। ये कहकर वह चले गए। सुनैना ने सौरभ की तरफ देखकर कहा, देखा तुमने, इनको भी रागिनी की गलती दिख रही है, राधिया ने उसे थप्पड़ मार लिया, वह नहीं दिख रहा।
सौरभ ने सुनैना की तरफ देखकर कहा, आंटी रागिनी को मारे हुए थप्पड़ का बदला हम जरूर लेंगे, पर सही समय आने पर अंकल सही कह रहे हैं। रागिनी ने गुस्से में आकर गलत कर दिया, हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना था। हम वहां पर राधा को अपनी बातों में लाने के लिए गए थे, पर उल्टा रागिनी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पहले तो हमें उसे मनाना पड़ेगा। जब रागिनी का गुस्सा शांत हो तब आप जाकर उसे समझा देना। मैं चलता हूँ अब, और उससे कहना फिलहाल के लिए अपने गुस्से को भूल जाए और अपना बदला भी, और नेक्स्ट वीक जो ऑडिशन होने वाले उस पर ध्यान दे। ये कहकर वो चला गया। क्या सच में अभियुक्त राधा से नाराज हो जाएगा? रागिनी अपने थप्पड़ का बदला कैसे लेगी? 32 मैं अपने थप्पड़ का बदला राधा तुमसे जरूर लूंगी। रागिनी का रूम में आने के बाद रागिनी ने गुस्से में आकर अपने रूम का सारा सामान तोड़ दिया था और उसका रूम पूरी तरह से बिखरा हुआ था, और वह अपने गुस्से में जल रही थी और कह रही थी कि मैं अपना बदला तुमसे लेकर रहूंगी राधा। जिसके लिए तुमने आज मुझ पर हाथ उठाया है उसे मैं तुमसे दूर कर दूंगी। बहुत प्यार हो गया है ना तुम्हें, तुम्हारा बच्चा, उसको तुमसे दूर कर दूंगी। भीख मांगोगी तुम अपने बच्चे के लिए मेरे सामने, कहकर वह हंसने लगी। तभी सुनैना उसके रूम में आए और बोली, हम ऐसा जरूर करेंगे रागिनी, पर सही वक्त आने पर तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने गुस्से में कुछ गलत मत करना और उसे थोड़ा काबू में रखो। आज तुमने गुस्से में आकर एक गलती कर दी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। वहां पर तुम राधा को अपनी बातों में लाने के लिए गई थी, न कि उसका थप्पड़ खाने के लिए। फिलहाल के लिए जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है राधा से बदला लेने का, उसे भूल जाओ। अपने गुस्से में आकर कुछ ऐसा मत करना कि तुम खुद फंस जाओ। तो आप क्या चाहती हैं मोम, कि मैं अपना बदला भूल जाऊं, मेरी इंसल्ट भूल जाओ जो उसने मुझे थप्पड़ मारकर करी है? नहीं मोम, जब तक उस राधा से उसके थप्पड़ का बदला नहीं ले लेती तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी मोम, समझी आप? रागिनी ने गुस्से से कहा। सुनैना ने कहा, मैं तुम्हें भूलने के लिए नहीं कह रही, पर सही वक्त का इंतजार करने के लिए कह रही हूँ। फिलहाल के लिए तुम अपने गुस्से को भूल जाओ और नेक्स्ट वीक जो ऑडिशन होने वाले उस पर ध्यान दो, ताकि अपना बदला लेने के चक्कर में अपना सपना मत गवा देना। वैसे भी ऐसे मौके बार बार हाथ नहीं आते, नहीं तर हमेशा साइड हीरोइन बनकर ही रह जाओगी, समझी? यह कहकर वह चली गई। अभी के लिए तो मैं ऑडिशन पर ध्यान दे रही हूँ राधा, पर ऑडिशन खत्म होते ही मैं अपना बार तुम पर जरूर करूंगी। हर बार सही समय का इंतजार नहीं कर सकती, मैं इतने सालों से सिर्फ इंतजार ही तो किया है, लेकिन इस बार डायरेक्टली एक्शन लूंगी तुम्हारे खिलाफ। वैसे भी अब बहुत हो गया सब कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोड़ भी देती मैं राधा, पर तुमने मुझे थप्पड़ मार के बिल्कुल अच्छा नहीं किया, जिसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। रागिनी ने अपने मन में कहा। वह अभी भी गुस्से से उबल रही थी और उसकी आंखों में एक अलग ही बदला लेने की कशिश थी। शहर से दूर एक घर में एक आदमी रूम में लगी सामने तस्वीरों से बातें कर रहा था और कह रहा था कि कहाँ छुपी हुई हो तुम, कितने साल हो गए तुम्हें ढूंढ रहा हूँ कि तुम हो, कि मुझे मिल ही नहीं रही। आप कितना तड़पाओगे मुझे, एक बार तुम्हारा पता चल जाए सारी दुनिया से चुरा कर रख लूंगा अपने पास इस रूम में कैद करके रखूंगा कि तुम दोबारा से कहीं जा ही ना पाऊं। इतना प्यार करने लगा हूं तुमसे। ये कहकर वह तस्वीरों को देखकर हंसने लगा। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आए और कहा, सर, इतने सालों से हमारे आदमी उन्हें ढूंढने का कोशिश कर रहे और उनके बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहे। उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि शायद वह कहीं बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है और उनकी आइडेंटिटी हाइड की हुई है, या फिर वह इस देश की ना हो या पर किसी से मिलने आए हो। उसे आदमी ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जय, या तो वह इस देश की नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, पर वह थी तो इस देश की। उसका पहरिश, उसकी बोली, उसके संस्कार और संस्कृति वह हमारे देश की थी, यानी कि ज्यादा चांसेस है कि वह कई रईस खानदान से है। पर कोई नहीं, कोई इंसान कब तक मुझे से छुप कर रह सकता है? बहुत जल्द वह मेरे सामने आएगी, मुझसे दूर नहीं जा पाएगी। यह कहकर वह हंसने लगा और अपने असिस्टेंट जय को वहां से जाने का इशारा किया। जय बाहर आकर सोचने लगा कि पता नहीं जब ये लड़की इसके सामने आएगी तब वह उस लड़की का क्या हालत करेंगे। काश ऐसा हो कि वह कभी मिले ही नहीं। अपनी अट्रैक्शन में भी एक लड़की की जिंदगी तो उन्होंने खराब कर दी थी। अंत में लड़की ने खुद ही सुसाइड कर दिया था। फिर अपने हाथ में रही तस्वीर को देखकर कहा, ये तो देखने में भी कितनी मासूम है। मुझे भी पता है जब तक इस लड़की को पा नहीं लेंगे उनका जुनून खत्म नहीं होगा। ये कहकर वह बाहर चला गया। शाह हाउस, रात का वक्त। नारायण शाह, वृंदा शाह और पृथ्वी शाह अनाथ आश्रम से घर आ गए थे। दोपहर को ही पृथ्वी भी अनाथ आश्रम चला गया था और बच्चों के साथ समय बिताया था, खासकर छोटी छोटी बच्चियों के साथ। उन छोटी बच्चियों में उसे कोई अपना दिखता था। पृथ्वी शाह घर पर आकर तुरंत एक कमरे में चला गया था और अभी तक बाहर नहीं निकला था। नारायण शाह ने वृंदा की तरफ देखकर कहा, पृथ्वी अभी तक बाहर नहीं आया उस कमरे से, शाम से लेकर रात हो गई वह बाहर ही नहीं आया। जाओ जाकर उसको डिनर के लिए बुला लो, नहीं तर खाना भी नहीं खाएगा आज तो। वृंदा ने नारायण शाह की तरफ देखकर कहा, आप तो जानते हैं हर साल वह ऐसा करता है। और डिनर की बात रही तो उसने पहले से ही बोल दिया था कि उसका डिनर वहीं पर भिजवा दिया जाए। वह सुबह तक उस रूम से बाहर नहीं आएगा, इसलिए आप उसकी फिक्र मत कीजिए और खाना खा लीजिए।
कैसे फिक्र ना करूं वृंदा, रात दिन वह सिर्फ एक ही कोशिश में रहता है कि कुछ पता चल जाए उसके बारे में। हमें भी उसकी याद आती है, क्या सिर्फ वही प्यार करता था उससे? हम भी बहुत प्यार करते थे उससे, पर इसका मतलब यह नहीं अपने आप को उसकी याद में भूल ही जाए। इतने साल हो गए हमारे साथ बैठकर, ठीक से खाना भी नहीं खाया उसने। उसके साथ साथ तो हम अपने बेटे को भी खो चुके हैं। नहीं ठीक से हंसाता है, ना मुस्कुराता है, सुबह उठकर काम करता है और बाकी समय उसको ढूंढने में लगाता है। ये कहकर वह निराश होकर चले गए। वृंदा ने इनको जाते हुए देखा और अपने मन में कहा, मुझे पूरा विश्वास है हमें हमारा बेटा जरूर वापस मिलेगा, पहले की तरह हंसता मुस्कुराता, और वह दिन भी जल्दी हमारे नसीब में आएगा। सिंघानिया मैंशन। अव्युक्त और राघव जब घर में आए तब इनको घर एकदम शांत लगा, ना कोई आवाज ना ही कोई शोर शराबा। अव्युक्त ने अम्मा को आवाज लगाई और पूछा, क्या हुआ अम्मा, आज घर इतना शांत क्यों है? कहाँ गए राध्या और आराध्य? हमारे आने के वक्त तो हमेशा वह नीचे ही रहते हैं, ना हमारा इंतजार करते हुए, तो आज दोनों कहाँ गए? सब ठीक तो है ना अम्मा? अम्मा ने उसकी तरफ देखकर कहा, वह बेटा आज बाबा को चोट लग गई है। यह सुनकर अव्युक्त घबरा गया और पूछा, चोट लग गई पर कैसे? वह ठीक तो है ना? ज्यादा तो नहीं रखे? डॉक्टर को दिखाएं? हमें क्यों नहीं बताया? फोन तो कर सकती थी ना आप या फिर राध्या? मैं अभी देखकर आता हूं कि ज्यादा तो नहीं लगी। ये कहकर वह ऊपर जाने लगा, साथ में राघव भी जाने लगा। वह भी बहुत चिंता में आ गया था। तभी अम्मा ने कहा, रुको दोनों, अभी थोड़ी देर पहले ही बिटिया ने बाबा को खाना खिलाया है और सुलाया है, ज्यादा चोट नहीं लगी। डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने कहा है कि 3-4 दिन में चोट ठीक हो जाएगी और रेस्ट करने को कहा है। राघव ने उनकी तरफ देखकर कहा, पर माँ आरू को चोट कैसे लगी? अम्मा ने दोनों की तरफ देखकर कहा, रागिनी की वजह से। अव्युक्त ने कहा, रागिनी की वजह से मतलब वो दोनों यहाँ पर आए थे? हाँ बेटा, ये कहकर उन्होंने पूरी बात बता दी। ये पूरी बात सुनकर राघव और अव्युक्त दोनों ही गुस्सा हो गए और अव्युक्त राध्या के रूम की तरफ चला गया। कैसी लेगी रागिनी अपना बदला? क्या पूरी बात जानकर अव्युक्त गुस्सा हो जाएगा राध्या से? कौन है वो तस्वीर वाली लड़की जिसको वह आदमी ढूंढ रहा है? 33 मैं आपके स्पर्श को महसूस करना चाहती हूँ। जब अव्युक्त रूम में आया था उसने देखा आराध्य बेड पर सो रहा है और राध्या उसके सिरहाने बैठे बैठे सो चुकी है और उसे सोने में दिक्कत भी हो रही है। तब वह बेड के पास गया, आराध्य की चोट को देखने लगा कि ज्यादा तो नहीं लगी, फिर उसके माथे को चूम लिया, फिर राध्या के पास आया और ठीक से सुलाने लगा। पर राध्या जाग गई। उसे देखकर बोली, आप कब आए? पता नहीं कैसे आंख लग गई। खाना खा लिया आपने? उसे आज सुबह की बात याद आई। वह आराध्य की तरफ देखने लगी और आगे कुछ भी बोलती उससे पहले ही अव्युक्त ने उसे आराध्य की तरफ इशारा किया कि वो सो रहा है, बाहर चलकर बात करते हैं। अव्युक्त राध्या को लेकर बालकनी में आया और कहा, कहो क्या कहना चाहती थी? राध्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे माफ कर देना, मेरे कारण आराध्य को चोट लग गई। आपने मुझसे कहा था कि रागिनी से आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती, उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, पर मुझे नहीं मालूम था कि वह मुझसे मिलने के लिए आएगी घर पर और हमारे बेटे को चोट पहुंचा देगी। मुझे माफ कर देना, मेरी लापरवाही की वजह से यह हुआ। अव्युक्त ने उससे कहा, तुम्हें मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं राध्या। अम्मा ने मुझे पूरी बात बताई कि कैसे तुमने रागिनी को थप्पड़ भी मारा था, कि उसकी वजह से हमारे बेटे को चोट लग गई। सो अपने मन में कोई भी गिल्ट मत रखो, कोई भी माँ अपने बेटे को चोट नहीं पहुंचा सकती। रागिनी की नियति ऐसी होगी, सिर्फ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। बचपन से जानता हूँ मैं रागिनी को, अगर उसे उकसाए जाए तो ही वह ऐसा कुछ कर सकती है, या फिर गुस्से की वजह से। आप सही कह रहे हैं, मैं नहीं कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे वह गुस्सा हो गई थी और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वह वॉशरूम जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही प्ले रूम था और वहां पर आराध्य खेल रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर उसे झूले से गिराया है। मेरा गुस्सा मेरे बेटे पर उतार दिया, इसलिए तो मैंने कहा कि मेरी गलती की वजह से हुआ है। राध्या ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, गुस्सा तुम्हारे पर? उसको गुस्सा कैसे आया? तुम्हारे सामने तो वह अच्छी बनकर ही बात करती है, बचपन से लेकर आज तक। मैंने तो बचपन में भी तुम्हें कई बार कहा था कि वह तो मैं अपनी बातों में फंसा कर तुम्हारी चीज ले जाती है, तो ऐसी कौन सी तुम्हारी बात हो गई कि तुम पर गुस्सा आया उसे? अव्युक्त ने राध्या से पूछा। पर अब तो मैं उसकी सारी सच्चाई जानती हूं ना। आज दोबारा से वह और सौरभ आए थे मुझे अपनी बातों में फंसाने के लिए, आपके खिलाफ भड़काने के लिए, पर इस बार मैं उनकी बातों में नहीं है, बल्कि मैंने उनको उल्टा जवाब दिया। जिस बात पर रागिनी को गुस्सा आया उसका चेहरा देखकर ही मैं समझ गई थी, और मैंने ऐसा बोला कि मैं अपने रिश्ते को अपना चुकी हूं और मैं आपके साथ बहुत खुश हूं। जो सच भी है, वह वैसे भी हमें बचपन से अलग करना चाहते थे ना, इसलिए तो उसने ये सारा खेल रचा था और मेरे अपने ही मॉम डैड ने उसमें उसका साथ दिया था। कैसे बर्दाश्त कर सकती थी वो ये कि हम दोनों एक हो रहे हैं? राध्या ने कहा।
किसी के चाहने और ना चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता राध्या, कोई भी आकर हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाएगा, इतना मजबूत करेंगे हम हमारा रिश्ता। रही बात रागिनी के, तो किसी भी इंसान की फितरत जल्दी नहीं बदलती, वो जरूर अपना बदला लेगी तुमसे, तुम्हें संभाल कर रहना होगा, अव्युक्त ने राध्या की फिक्र करते हुए कहा। राध्या ने अव्युक्त की तरफ देखकर कहा, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, आखिर बहन है वो मेरी, सिर्फ मुझसे ही नहीं बदला लेगी, वो जिस वजह से मैंने उसे पर हाथ उठाया है उससे भी नुकसान पहुंचाएगी, यानी कि हमारा बेटा। इसलिए मैंने सोचा है अव्युक्त, आप हमारे बेटे के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड रखें जो उसके आसपास हमेशा रहे, एक शैडो की तरह, लेकिन दिखने में वह एकदम आम हो, समझे आप। अव्युक्त ने कहा, पर वह भी बहुत छोटा है और हम हैं उसके साथ, इतने सारे बॉडीगार्ड रहते हमेशा हमारे साथ, मैं उसकी सिक्योरिटी और बढ़ा दूंगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, और आराध्य के साथ साथ तुम्हारा भी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा। राध्या ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हो, पर आप समझ नहीं रहे, दुनिया के सामने आप अभी तक सिंगल है, किसी को नहीं पता कि आपकी शादी हो चुकी और एक बेटा भी है, ऐसे आपके पास इतने सारे बॉडीगार्ड, अगर उसे फॉलो करेंगे तो वह अपनी जिंदगी एक आम बच्चे की तरह नहीं जी पाएगा, और इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर वह लोग पहचान जाएगी कि वह आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका बॉडीगार्ड इसका स्पेशल यूनिफॉर्म है और लोगों हैं जो सब पहचानते हैं, इसलिए मैं एक ऐसा बॉडीगार्ड जाती हूँ जो उसके आसपास हमेशा रहे पर कोई उसे पहचान ना पाए, इसलिए तो मैंने कहा शैडो की तरह, और आप मना मत करना, मुझे पता है आपकी कई ऐसी बॉडीगार्ड और आदमी होते हैं, खुफिया तरीके से आपके काम भी करते हैं, वह भी सबसे छुपकर बिना किसी की नजरों में आए, इसलिए मैं चाहती हूँ उनमें से कोई काबिल हो आराध्य का बॉडीगार्ड बने। ठीक है, मैं कैसे इंसान को अच्छे से जानता हूँ जो इस काबिल है, जो बिना किसी की नजरों में आए ये काम कर सकता है, और हाँ उसके बारे में सिर्फ हम दोनों जानते होंगे, कोई और नहीं, ना ही घर के अंदर ना ही बाहर, इसलिए इस बात की फिक्र छोड़ो और अच्छे से खाना खाने चलो, मैं जानता हूँ तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा, अव्युक्त ने कहा, और उसके आंसू को पोंछ दिया और हाथ पकड़ कर ले जाने लगा, पर राध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया और कहा, इस रिश्ते को मैंने दिल से अपनाया है, मैं आपसे वादा करती हूँ आपको और आराध्य को नुकसान पहुंचाने की किसने कोशिश भी की, वह चाहे मेरा अपना हो या बाहर का इंसान, उसे इंसान को मैं छोड़ूंगी नहीं, पर फिलहाल अभी के लिए मुझे आपके प्यार की जरूरत है, आपका प्यार भरा स्पर्श चाहती हूँ मैं, ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ अव्युक्त के कंधे पर रख दिए और उसके करीब होकर उसकी होठों के पास जाने लगी और उसके होठों छू लिया। जब अव्युक्त ने अपने होठों पर उसको महसूस किया तो शौक हो गया, पर फिर उसने राध्या को कमर से पकड़ लिया और अपने पास कर उसका साथ देने लगा, वैसे भी राध्या को किस करना नहीं आता था, वो तो सिर्फ होठों का स्पर्श कर रही थी। 8 मिनट तक वह दोनों किस करते रहे, फिर राध्या अलग होकर उसके गले लग गए और उसे महसूस करने लगी। 34 राघव ने सुनाया राध्या को। जब अव्युक्त ने अपने होठों पर उसको महसूस किया तो शौक हो गया, पर फिर उसने राध्या को कमर से पकड़ लिया और अपने पास कर उसका साथ देने लगा, वैसे भी राध्या को किस करना नहीं आता था, वो तो सिर्फ होठों का स्पर्श कर रही थी। 8 मिनट तक वह दोनों किस करते रहे, फिर राध्या अलग होकर उसके गले लग गए और उसे महसूस करने लगी। आज अव्युक्त और राध्या दोनों के चेहरे पर सुकून था। थोड़ी देर तक वह दोनों ऐसे एक दूसरे के गले लगा कर खड़े रहे, तभी उनका रूम नॉक हुआ, जिससे वह दोनों अलग हुए और रूम के अंदर चले गए। तभी राघव अंदर आया, वो आरू को देखने आया था। वह तुरंत जाकर आराध्य के पास बैठ गया और उससे देखने लगा कि ज्यादा चोट तो नहीं लगी, फिर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। अव्युक्त और राध्या राघव को ही देख रहे थे। वो दोनों जानते थे राघव भी आराध्य से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब राध्या अव्युक्त से नाराज थी और आराध्य पर भी ध्यान नहीं देती थी, तब अव्युक्त आराध्य को अपने साथ ऑफिस ले जाता था, तब वह तो अपने काम में बिजी हो जाता था। राघव ही था जो तब आराध्य का ध्यान रखता था, इसलिए उन दोनों का बॉन्ड अभी बहुत ज्यादा अच्छा था। थोड़ी देर तक वह आराध्य को ऐसे ही देखता रहा, फिर उसने अपने भाई भाभी की तरफ देखा और कहा, आप दोनों ने अपना डिनर नहीं किया है, माँ ने बताया। मैं भी फ्रेश होकर ही आया हूँ, चलिए साथ में मिलकर डिनर कर लेते हैं। और भाभी, अगली बार अगर आपकी बहन और आपके दोस्त घर पर आए तो प्लीज आराध्य को अकेला मत छोड़ना। मैं जानता हूँ वह आपकी बहन और आपके दोस्त है, पर मुझे वह लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आपकी बहन तो सिर्फ आपके सामने ही अच्छी बनी रहती है, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, और यह मैं अच्छे से जानता हूँ, शायद आप ही नहीं जानते। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। ये कहकर वो चला गया। राध्या को राघव की बात का बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वह जानती थी कि राघव ने जो कुछ भी कहा वह सच था। उसे लगा कि राघव उससे नाराज हो गया है उसकी बहन की वजह से, क्योंकि वह तो नहीं जानता था कि उसे रागिनी और सौरभ की सच्चाई बता है, और वह दोनों कैसे, वह भी अच्छे से बता है, उन दोनों की फितरत भी। अव्युक्त देखा कि राध्या कुछ सोच रही है, तब उसने उसकी तरफ देखा और कहा, राध्या, अगर तुम्हें राघव की बात का बुरा लगा हो तो प्लीज उससे माफ कर देना। तुम तो जानती हो ना, राघव भी आराध्य से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जब उसे चोट लगी, और वो चोट भी रागिनी की वजह से लगी, वह तुम्हारी बहन है, इसलिए उससे कुछ कह भी नहीं सकता, इसलिए वह अपनी नाराजगी तुम्हें जाता कर चला गया। चिंता मत करो, थोड़ी देर में वह ठीक हो जाएगा, मैं उससे बात करता हूँ।
वैसे तो राध्या को कुछ भी कहने का हक अव्युक्त ने किसी को नहीं दिया था, पर वह जानता था राघव आराध्य से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उन दोनों का बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अगर उसे चोट लगती थी तो वह भी व्याकुल हो जाता था और चोट पहुंचाने वाले को छोड़ना नहीं था, चाहे वह कोई भी हो। पर इस बार वह रागिनी का कुछ नहीं कर सकता था, वह भी इसलिए क्योंकि वह राध्या की बहन थी। इसलिए उसने गुस्से और नाराज क्यों तुम्हें आकर राध्या को कह दिया था, इसलिए वह राघव को अभी कुछ नहीं कहने वाला था, पर बाद में जरूर उसको कहेगा कि वह राध्या से ऐसे बात कभी नहीं कर सकता था। खबरदार, जो आपने मेरे देवर को कुछ भी कहा तो राघव को मुझसे नाराज होने का और गुस्सा करने का बिल्कुल हक है, क्योंकि इस बार गलती मेरी थी और रागिनी भी मेरी बहन है और वह उसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है अगर रागिनी ने को कुछ भी कहा तो मुझे बुरा लग जाएगा। इसलिए आप इस बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे राघव से, मैं खुद ही जाकर राघव से बात कर लूंगी, राध्या ने अव्युक्त को देखकर कहा। अच्छा जी, तो आपका देवर आपको सुना कर चला गया और आप उनका ही पक्ष ले रहे हैं, कुछ ज्यादा ही देवर पर प्यार आ रहा है तुम्हें, अव्युक्त ने आंखें छोटी कर राध्या से कहा। हाँ तो देवर है मेरा अपनी भाभी के सामने अपने तेवर तो दिखाएगा ही, और सच कहो तो मुझे उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं तो खुश हूँ कि मेरे बेटे को प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं। चलिए नीचे चलते हैं, वहां पर राघव हमारा इंतजार भी कर रहा होगा और वहां पर जाकर उनकी मन को तसल्ली भी तो देनी है। मैं जानती हूँ उसे भले अभी तो मुझे सुना कर चला गया, अपनी नाराजगी की वजह से अब खुद ही बुरा लग रहा होगा कि रागिनी की वजह से उसने मुझे सुना दिया, कहकर वो हंसने लगी और अव्युक्त का हाथ पकड़कर नीचे चली गई। राघव की बात का बुरा उसे कैसे लग सकता था, आखिर राघव भी तो था जो हर एक वक्त पर आराध्य के साथ खड़ा रहा था जब वह उसके साथ नहीं थी। अपने पिछले जन्म में ना ही उसके डेडा उसके साथ थे और वह जानती थी राघव ने करो उसे कुछ कहा था तो वह अपनी नाराजगी की वजह से नहीं बल्कि आराध्य के प्यार की वजह से कहा था। आखिर आराध्य ने अपनी माँ से भी ज्यादा वक्त अपने राघव चाचू के साथ बिताया है और वही ये भी जानते थे कि राघव का प्यार आराध्य के लिए कितना सच्चा है। अपने खुद के बच्चे से भी ज्यादा प्यार वो आराध्य से करेगा इन फ्यूचर, और इस वजह से उसे फ्यूचर में कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। अपनी पर्सनल लाइफ में राघव की शादी रामू काका ने अपनी एक दोस्त की बेटी से कर दी थी। राघव और उस लड़की के बीच में प्यार नहीं था, राघव तो हमेशा से किसी और से प्यार करता था, पर किससे उसने किसी को नहीं बताया था। शायद अपने प्यार को पाने की उम्मीद ही नहीं थी उसे, इसलिए शादी होने के बाद उन दोनों की मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। दोनों का एक बेटा भी हुआ था, पर वह हमेशा आराध्य के साथ ही रहता था क्योंकि उसे लगता था आराध्य के पास अपने मम्मा डेडा दोनों नहीं है और उसे इस वक्त प्यार की ज्यादा जरूरत है, इसलिए वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। और यह बात राघव की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी और वही ये भी जानती थी कि राघव उससे प्यार नहीं करता। राघव ने शादी से पहले उससे कह दिया था कि वह किसी और से प्यार करता है, पर उसका प्यार कभी मुकम्मल नहीं होगा। इस वजह से वह अपने पापा की मर्जी से तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, पर वह कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाएगा। और राघव की पत्नी को लगने लगा कि शादी के बाद वह उससे प्यार करने ही लगेगा, पर राघव तो हमेशा आराध्य के आसपास ही रहता था और यही बात उसकी पत्नी को खलने लगी थी कि आराध्य की वजह से वह अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता, ना ही अपने बेटे पर। राघव तो अपनी पत्नी से प्यार ही नहीं करता था, इसलिए कभी उसके पास भी नहीं आता था। इसलिए उसकी पत्नी ने जानबूझकर नशे की हालत में उसके करीब गई थी और उनका एक बेटा हुआ था, क्योंकि उसे लगा कि अगर बच्चा आ जाएगा तो शायद वह अपने बच्चे और अपने पति पर ध्यान देने लगेगा। पर उसे रात के बाद वह तो और ज्यादा उससे दूर रहने लगा। ऐसा नहीं था कि वह अपने बेटे पर ध्यान नहीं देता था, पर उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आराध्य था। इस वजह से उसकी पत्नी को हमेशा गलतफहमी में रहती थी और आए दिन उसे झगड़ती रहती थी। जब अर्थ समझदार होने लगा और उसे इस बात का पता चला उसकी वजह से उसके राघव चाचू की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तब वह अपने डेडा के बेस्ट फ्रेंड के घर चला गया उनके साथ रहने के लिए, क्योंकि उसके डेडा के बेस्ट फ्रेंड उसे लेने आए थे। पर राघव ने आराध्य को जाने नहीं दिया था और वह उसे अपने पास ही रखना चाहता था। आराध्य के जाने के बाद राघव की लाइफ में प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई थी। राघव को लगा कि उसकी पत्नी की वजह से वह घर छोड़कर चला गया, इसलिए उसने भी अपना घर छोड़ दिया और वह कहीं और जाकर रहने लगा, दूर से ही आराध्य का ध्यान रखने लगा। राध्या की सिंघानिया मेंशन छोड़ने के कुछ दिन बाद ही वह किडनैप हो गई थी, पर राध्या को उससे जुड़े लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलती थी। एक आदमी हर संडे को आकर सब कुछ उसे बताता था कि उसके रिश्तेदार और उसके अपने किन किन तकलीफों से गुजर रहे, इसलिए उसे सबके बारे में बहुत कुछ पता था। थोड़ी देर बाद राध्या और अव्यक्त नीचे आए। राघव भी वही बैठा था, शायद उन लोगों का इंतजार कर रहा था डिनर करने के लिए, और उसे यह रियलाइज भी हो गया था कि वह अपने भाभी को सुनाकर आया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। 35 अनटाइटल्ड चैप्टर। थोड़ी देर बाद राध्या और अव्यक्त नीचे आए। राघव भी वही बैठा था, शायद उन लोगों का इंतजार कर रहा था डिनर करने के लिए, और उसे यह रियलाइज भी हो गया था कि वह अपने भाभी को सुनाकर आया था जो उसे नहीं करना चाहिए था।
क्या हुआ राघव, यहाँ पर क्यों बैठे हो? डाइनिंग टेबल के पास क्यों नहीं गए? चलो खाना खा लेते हैं, राधा ने राघव से कहा। भाभी, मैं गुस्से में और नाराजगी में कुछ ज्यादा बोल गया, मुझे वह सब आपको नहीं कहना चाहिए था। आपकी बहन का गुस्सा आप पर नहीं निकलना चाहिए था। आखिर वह आपकी बहन है, यहाँ आती जाती तो रहेगी, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आई एम रियली सॉरी भाभी, राघव ने गिल्टी फील करते हुए कहा। अभियुक्त का तभी फोन रिंग हुआ और वो बात करने के लिए थोड़ा दूर चला गया, जिससे राधा और राघव को डिस्टर्ब ना हो। पर आपने तो बिल्कुल सही तो कहा, मुझे बुरा भी नहीं लगा। और एक बात बताऊं आपको, रागिनी की सच्चाई मुझे पता चल गई है। सिर्फ रागिनी की ही नहीं बल्कि सौरभ और रागिनी के मोम डैड की भी, कि वही लोग थे जिनकी वजह से मैं और अभियुक्त एक दूसरे दूर रहे। उन लोगों की ही चाल थी हमें अलग करने की, क्योंकि वो रागिनी मुझसे मेरे अभियुक्त को दूर करना चाहती है और उन्हें पाना चाहती है। उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और आज तो उसने हद ही पार कर ली, मेरे बेटे को चोट पहुंचाकर। और आपको भी कह रही हूं, अगर फिर कभी रागिनी कोई भी गलती करे तो अपनी स्टाइल में उससे समझा देना, मेरी बहन समझकर जाने मत देना। मैं भी अपना बदला लूंगी, वो भी उनकी ही स्टाइल में, उन सबके सामने अच्छा बनकर, और उनको बिना पता चले कि मैं उनकी सच्चाई जानती हूँ, राधा ने राघव से कहा। अगर आपको सब कुछ पता है तो आप उनको सबको सबक क्यों नहीं सिखाती? और सच में उसे सबक सिखा सकता हूँ, वो भी अपनी स्टाइल में, राघव ने उत्सुकता से कहा। हाँ बिल्कुल, अच्छे से मजा चखाना, पर उस बात का ध्यान रखना कि उसे मुझ पर कोई शक ना हो कि मैंने ही आपको ये सब करने को कहा था। मैं उसे धीरे धीरे उससे अपना बदला लूंगी, ऐसे ही तड़पाऊंगी जैसे मैं और अभियुक्त तड़पे हैं इतने सालों तक, राधा ने गुस्से और नफरत से कहा। ठीक है भाभी, उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि देखना आप, राघव ने कहा। और तब तक अभियुक्त भी आ गया और तीनों डिनर करने चले गए। सिंह मैंशन। रागिनी का गुस्सा शांत हो गया था, पर उसने सोच लिया था कि ऑडिशन के बाद वो राधा से अपना बदला जरूर लेगी। डिनर करने के बाद वो अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि सौरभ आज भी उसे प्रैक्टिस करवाने वाला था। वो उसका ही इंतजार कर रही थी। उसने घर पर पहले से ही कह दिया था कि सौरभ आज सिंह मैंशन में ही रुकने वाला है, उनको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि देर रात तक वो लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सौरभ कई बार यहाँ रुकता था तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। वैसे भी राधा के दादू और मासी माँ तो घर पर थे ही नहीं, तो कोई मना करने वाला भी नहीं था। रागिनी का रूम। सौरभ ने आते ही रागिनी की प्रैक्टिस शुरू कर दी। थोड़ी देर प्रैक्टिस के बाद वो दोनों बातें करने लगे ऑडिशन को लेकर। सौरभ सिर्फ बातें करते करते रागिनी को ही देखे जा रहा था। वो भी उन सबका साथ इसलिए ही तो देता था क्योंकि वो रागिनी से पसंद करता था, पर उससे ज्यादा प्यार पैसे से करता था। उसे पैसा और पावर दोनों चाहिए थे और उसे लगता था कि वो सिर्फ रागिनी ही दे सकती है। आखिर सिंह मैंशन की असली पोती वही तो है। पहले तो वो राधा को अपने प्यार में फंसाना चाहता था, पर फिर उसे पता चला कि राधा सिंह परिवार की असली बेटी नहीं, तो उसने रागिनी से दोस्ती कर ली। रागिनी को भी सौरभ जैसे एक साथी की जरूरत थी, जो उसके कहने पर कुछ भी करे, राधा को बर्बाद करने में उसका साथ दे, और वो साथ सौरभ उसे देता था। वो दोनों अपनी शारीरिक नीड्स भी पूरी करते थे। प्यार का नाटक एक दूसरे से करते थे, पर सच्चा प्यार कोई नहीं करता था। सौरभ यह नहीं जानता था कि रागिनी अभियुक्त को पाना चाहती है और वो भी सिर्फ उसका यूज कर रही है। आज भी सौरभ रागिनी को लस्ट से भरी नजरों से ही देख रहा था, और रागिनी भी समझ रही थी, और वो भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी। वो दोनों अपनी शारीरिक नीड्स भी पूरी करते थे। प्यार का नाटक एक दूसरे से करते थे, पर सच्चा प्यार कोई नहीं करता था। सौरभ यह नहीं जानता था कि रागिनी अभियुक्त को पाना चाहती है और वो भी सिर्फ उसका यूज कर रही है। आज भी सौरभ रागिनी को लस्ट से भरी नजरों से ही देख रहा था, और रागिनी भी समझ रही थी, और वो भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी। 36 इंटीमेसी। रागिनी ने सौरभ की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ सौरभ, बातें करते करते रुक क्यों गए और मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अब तो हमारी रिहर्सल भी हो चुकी है, अब मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए, वैसे भी सिर्फ 2 दिन बाकी है ऑडिशन को। सौरभ ने रागिनी की तरफ देखकर कहा। रागिनी, तुम्हारे लिए ऐसा तो बहुत अच्छे से हो गए, तुम तो जानती हो बहुत दिन हो गए हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं आए, फिर हमने एक साथ टाइम भी अच्छे से स्पेंड नहीं किया, तो क्या आज रात हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ समय बताएं? वैसे भी तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो, और हमारा रिलेशन तो कितना पुराना हो चुका है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और विश्वास भी। एक बार हमारे प्लान के अनुसार सब कुछ हो जाए तो हम दोनों शादी भी कर लेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, यही तो तुम चाहती हो। रागिनी ने सौरभ की तरफ देखकर कहा, तुम कह तो ठीक रहे हो, बहुत दिनों से हमने अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं किया है एक दूसरे के साथ, और वैसे भी आज का पूरा दिन मेरे लिए खराब ही गया है, सिर्फ और सिर्फ उस राधा की वजह से। हम उसको उसके पति के खिलाफ मैनिपुलेट करने गए थे, हमारी बातों में नहीं आए, और उसके उस बेटे की वजह से आज उसने मुझे थप्पड़
मार दिया, और वह थप्पड़ की गूंज अभी भी मेरी कानों में गूंज रही है, जिसका बदला तो मैं सही वक्त आने पर ले लूंगी। और मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, आखिर मुझे भी तो अपनी नीड्स पूरी करनी है और थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस करना है। और तुम मेरी तरफ देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी नहीं, सीधा एक्शन करूंगी। ये कहकर उसने सौरभ को अपनी तरफ खींचा और उससे किस करने लगी। उसमें सौरभ भी उसका साथ देने लगा, आखिर उसे भी तो यही चाहिए था, इस वजह से तो आज वो यहाँ पर रुक रहा था। आखिर वह दोनों ही एक दूसरे से अपनी जरूरत पूरी करते थे और उसको प्यार का नाम देते थे। हम दोनों की किस धीरे धीरे पैशनेट में बदल गए। सौरभ ने रागिनी को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा, फिर उसके होठों की छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगा, अपना हाथ उसकी पीठ पर ले जाकर उसकी ड्रेस को पीछे से धीरे धीरे से खोलने लगा। रागिनी भी उसकी शर्ट की बटन को खुलने लगे। आखिर आग तो दोनों तरफ लगी। सौरभ उसकी गर्दन से अब नीचे की तरफ जाने लगा और किस करने लगा और एक हाथ से उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करने लगा। धीरे धीरे करके उसने रागिनी ड्रेस को खोल दिया और बेड के नीचे फेंक दिया। वह उसे हर जगह किस करने लगा, फिर उसने अपने भी बाकी के कपड़े उतार दिए और उसकी होठों पर किस करने लगा और साथ में रागिनी के अंदर इंटर हो गया और अपनी स्पीड बढ़ा ली। ये दोनों ये सब पहली बार नहीं कर रहे थे, कितनी बार वह दोनों एक दूसरे के पास आ चुके थे, इसलिए रागिनी ने को कोई भी पेन नहीं हो रहा था। रागिनी और सौरभ एक दूसरे के साथ रात के 3 बजे तक इंटीमेट होते रहे और फिर ऐसे ही एक दूसरे के साथ सो गए। सिंघानिया मैंशन। डिनर करने के बाद राध्या और अभियुक्त दोनों राध्या के रूम में आ गए और अपनी अपनी जगह जाकर लेट गए, पर दोनों कुछ न कुछ सोच जा रहे थे। अभियुक्त अपने मन में सोच रहा था शायद राध्या को आज उसकी जरूरत थी, इसलिए उसने पहल की थी, पर वह सिर्फ एक किसी थी। पर मुझे आज उसकी आंखों में अपने लिए प्यार दिखा जो मैं हमेशा से देखना चाहता था। तो क्या राध्या हमारे रिश्ते को पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहती है? पर उसने तो अभी तक मुझे कुछ कहा भी नहीं। क्या वह सच में मुझसे प्यार करने लगी है? जब तक वह खुद से मुझे नहीं रहती को मुझे प्यार करती है, या फिर वह खुद आगे बढ़ना चाहती है हमारे रिश्ते में? तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। अभी तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना इंतजार किया है, कुछ और वक्त और सही, पर मुझे विश्वास है वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा। राध्या भी अपने मन में सोच रही थी, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, यही कि आज मैंने पहल की थी तो क्या मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं, या मैं अपना रिश्ता आगे बढ़ना चाहती हूँ या नहीं। हाँ, ये सच है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आज से नहीं अपने पिछले जन्म से, और मैं अपने प्यार का इकरार भी करूंगी, वह भी बहुत जल्द किसी खास मौके पर। और वह खास दिन होगा आपका जन्मदिन, बहुत जल्द आने वाला है। आपको उस दिन बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। आज तो रागिनी की वजह से पूरा दिन खराब हो गया, मैं फिल्म की स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ पाई, मुझे वह स्क्रिप्ट भी पढ़नी है और ऑडिशन की तैयारी भी करनी है। अब ऑडिशन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और आराध्य को भी संभावना है। ऐसे ही दोनों सोचते सोचते सो गए। शाह हाउस। इस वक्त पृथ्वी एक कमरे में बैठा हुआ था और अपने सामने लगी एक फोटो को देख रहा था और कह रहा था कि कोई माने और ना माने, पर मेरा दिल कहता है कि तुम जिंदा हो और बहुत जल्द मुझे मिल जाओगी, मेरे पास आ जाओगी। मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा, पता नहीं तुम कहाँ होगी, कैसी होगी, किसके पास होगी, बस सही सलामत और खुश हो, यही प्रार्थना करता हूँ मैं। आई प्रॉमिस, मैं की जान लगा दूंगा और तुम्हें ढूंढ कर आऊंगा। तुम्हारा जन्मदिन भी तो आ रहा है 4 महीने बाद, और मैं चाहता हूँ को अपना ये जन्मदिन तुम हम सबके साथ मनाओ। 37 अनटाइटल्ड चैप्टर। सिंह मैंशन। रागिनी और सौरभ अभी भी सो रहे थे और उनको किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया था, क्योंकि सुनैना ने पहले से सभी को कह दिया था कि आज रागिनी और सौरभ देर रात तक अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए वह देर तक सोएंगे, कोई भी उनको परेशान ना करे। सुनैना रागिनी और सौरभ का रिश्ता जानती थी और उसकी इस बात से कोई एतराज भी नहीं था, पर रागिनी के पापा इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि रागिनी और सुनैना अच्छे से जानते थे कि विजय सिंह ये बात कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सौरभ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वह कभी भी सौरभ को अपने दामाद के रूप में कभी स्वीकार नहीं करते, और वैसे भी रागिनी भी सौरभ से कभी शादी नहीं करने वाली थी। सौरभ को तो वह अपने प्लान के हिसाब से यूज करती थी। आखिर रागिनी ने ही सौरभ को फिल्मों में काम दिलवाया था और आज वह स्टार भी था, बहुत बड़ा स्टार नहीं था, पर उसके भी लाखों में फैंस थे। सिंघानिया मैंशन। सुबह का वक्त। राध्या सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर पूजा करने के लिए मंदिर में चली गए। आज राध्या के साथ साथ आराध्य भी जल्दी उठ गया था। वैसे भी आराध्य 2 दिन तक नर्सरी नहीं जाने वाला था, क्योंकि उसे घर पर रहकर आराम करना था। वैसे तो राध्या उसे सोने देने वाली थी, पर वह आज जल्दी उठ गया था, इसलिए उसे रेडी करके वह उसे नीचे लेकर आ गए थी। वैसे वह भी चाहती थी कि आराध्य उसके जैसे पूजा पाठ करना छोटी उम्र से ही सीखे, क्योंकि उसके पापा तो भगवान को मानते ही नहीं थे और ना ही विश्वास करते थे अभी, पर वह आराध्य को अभी से ही भगवान में विश्वास करना सीखना चाहती थी। अभियुक्त भी आज जल्दी उठ गया था और रनिंग के बाद जिम में जाकर एक्सरसाइज करने लगा था। वहां से सीधा वह अपने रूम में जाकर रेडी होकर नीचे आता था। यह उसका डेली रूटीन था जो घर में सबको पता था।
राध्या ने आराध्य के साथ मिलकर आरती गाना शुरू किया। उसकी आरती की आवाज सुनकर सब लोग धीरे धीरे से मंदिर में आने लगे। अम्मा, रामू काका और राघव भी आ गए थे। अभियुक्त कभी किसी को भी पूजा पाठ करने से नहीं रोका था, पर वह सब लोग खुद ही यहाँ पर पूजा नहीं करते थे। वह सब चाहते थे कि राध्या ही अपने घर में सबसे पहले पूजा करे, सबको अपने पति और अपने बेटे को अपना ले और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगे। पूजा खत्म करने के बाद किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने चली गई। रामू काका बाकी सारे काम को देखने लगे और सबको अपना काम समझाने लगे। राघव ने अपने रूम में अपना लैपटॉप बैग लेने चला गया। तब तक अभियुक्त भी रेडी होकर नीचे आ चुका था। अभियुक्त राध्या की तरफ देखकर कहा, आज तुम अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट जरूर पढ़ लेना, अगर तुम्हें पसंद आए तो उसकी तैयारी भी शुरू कर देना। ऑडिशन भी 2 दिन बाद ही है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी तो सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दो। आज वैसे आराध्या भी घर पर ही है, जब कभी उसे चोट लगती है तब उसे हमेशा मैं उसके पास चाहिए होता हूँ और वह बहुत चिड़चिड़ा भी हो जाता है, पर इस बार तो तुम उसके साथ हो इसलिए मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से उसका ध्यान रख लोगी। फिर भी तुम्हें लगी कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो सिर्फ एक कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुमसे और हमारे बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। मैं जानता हूँ आज तो मैं सिया से मिलने भी जाना था तो तुमने उसे मना कर दिया क्योंकि आराध्या को चोट लगी है, पर तुम चाहो तो उसे घर पर बुला सकती हो। वैसे कि हमारी शादी में उससे पहली और आखिरी बार मिला था, उसके पास तो कभी मिलना हुआ ही नहीं। तुम हमेशा बाहर ही उससे मिलने चले जाती थी और उसने तो हमारे बेटे को देखा भी नहीं क्योंकि तुम उसे भी अपने साथ नहीं ले जाती थी। सिया कभी सिंघानिया मेंशन भी नहीं आए तो तुम उसे ही बुला लो, यहाँ पर डिनर पर इनवाइट कर लो, मैं भी उससे मिलूंगा। आखिर मेरी साली साहिबा है वो, जिनसे मेरी बचपन में थोड़ी बहुत बनती थी और तुम उससे बात करने पर चिढ़ती भी नहीं थी। आराध्या ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं, सिया से मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया। फिर मैं आज उसे नहीं बुला सकती और मैं कल भी उसे नहीं बुला सकती क्योंकि आज तो मुझे खुद फिल्म की स्लिप पढ़नी और उसकी तैयारी भी करनी है। अगर मुझे वो पसंद आ गई तो, क्योंकि कल ही ऑडिशन है और आराध्या को भी चोट लगी है और आपने कहा ना, चोट लगने पर वह चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि जब सिया हमारे बेटे से मिले तब हमारा आराध्या उससे अच्छे से मिले और उससे भी घुल मिल जाए, इसलिए एक बार ऑडिशन खत्म हो जाए उसके बाद मैं उसे डिनर पर जरूर इन्वाइट करूंगी, आई प्रॉमिस। अभियुक्त ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तभी उन लोगों को अम्मा ने आवाज लगाई कि ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, सब लोग आकर ब्रेकफास्ट कर लो। सब लोग वहां पर जाकर साथ में नाश्ता करने लगे और फिर अपने अपने काम पर निकल गए। आरू ने राध्या से कहा, मम्मा आज तो आलू पुला दिन आपके साथ रहेगा, पल आपको पलेशन नहीं करेगा। आलू जानता है आज आपको बहुत साला काम है। आलू ने आपकी ओल डेडा की बात छूनी। ओल आज तो सियामाची भी आलू से नहीं मिल पाएगी क्योंकि आलू को चोट लगी है। ओल वो उनके साथ मस्ती भी नहीं कर सकेगा। क्या माछी आलू से नाराज तो नहीं होगी क्योंकि आलू की मम्मा ने आलू की वजह से उनसे मिलने को मना कर दिया। राध्या ने जब आराध्य की बात सुनी तब उसने कहा, मेरा बेटा तो इतना ज्यादा प्यारा है कि कोई उससे नाराज हो ही नहीं सकता। मम्मा ने सिया मासी को पूरी बात बता दी। सिया मासी भी तो अपने आराध्य से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उन्होंने कहा कि जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब वह आपसे मिलने आएगी और आपके साथ खूब सारी मस्ती भी करेगी और बातें भी। वह तो अभी भी आपसे मिलने आना चाहती थी, मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि आज तो मामा को काम भी था, तो वह तो कम मासी के साथ ज्यादा देर तक बैठ भी तो नहीं सकती थी और घर आए गेस्ट के साथ हमेशा हमें बैठना चाहिए और उनसे बातें भी करनी चाहिए। और मेरा आप तो बहुत ज्यादा समझदार है, वह तो बिल्कुल मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं जानती हूँ, इसलिए काम करना। मम्मा आपको एक ड्राइंग देगी, उसमें कलर करना है और मम्मा अपना काम करेगी, ठीक है? तो चलो हम दोनों स्टडी रूम में जाते हैं। ऐसा कहकर राध्या ने आरू को अपनी गोद में उठा लिया और स्टडी रूम की तरफ चली गई और जाते जाते अम्मा से कहा, अम्मा आराध्य की दवाइयाँ लेकर स्टडी रूम में आ जाना प्लीज और पानी भी लेकर आना, हम लोग वहीं पर ही जा रहे हैं, आज आराध्य को मैं बिल्कुल अपने पास ही रखूंगी। अम्मा ने उससे कहा, ठीक है बिटिया, मैं अभी आती हूँ, एक बार यह सारा काम हो जाए। राध्या आराध्य को लेकर स्टडी रूम में आ गए और एक ड्राइंग उससे कलर करने के लिए दे दी और उसके पास में बैठकर अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह स्क्रिप्ट पढ़ रही थी वैसे वैसे उसे यह स्क्रिप्ट बहुत पसंद आ रही थी। उसने अभी स्क्रिप्ट आधी ही पढ़ी थी पर वह इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए थी और वह ऑडिशन देने जाने के लिए भी तैयार हो गए थी। राध्या को एक्टिंग करना तो बचपन से आता था, वह कई बार ड्रामा कंपटीशन में पार्ट ले चुकी थी और जीत भी चुकी थी, इसलिए एक्टिंग करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाली थी, पर इस फिल्म कौन बना रहा है ये बात अभी तक उसे पता नहीं था, ना ही जानने पर कोई इंटरेस्ट था। वह सिर्फ इतना जानती थी कि यह फिल्म की स्क्रिप्ट उसे अभियुक्त ने लाकर दी थी और वह खुद भी इसमें इन्वेस्ट करने वाला था और उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था कि वह उसके लिए कोई बेस्ट ही चॉइस करेगा। 38 मैंने अपनी हर एक जिद पूरी की है।
राध्या अभी तक फिल्म की स्क्रिप्ट ही पढ़ रही थी कि आराध्य ने उसे बुलाया और कहा, मम्मा मैंने डेलोइन कल्दी देख लो, अच्छी है न, ये कहकर वह राध्या की तरफ देखने लगा। राध्या आराध्य के बुलाने पर उसके पास जाकर बैठ गई और उसकी ड्राइंग लेकर देखने लगी कि उसने सही से किया है या नहीं। आराध्य को ड्राइंग करना तो उसकी नर्सरी में सिखाया जाता था और वह अच्छी ड्राइंग कर भी लेता था। राध्या ने जब आराध्य की ड्राइंग देखी तो वह भी इम्प्रेस हो गए कि आराध्य बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता था और उसे ड्राइंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था। राध्या को हमेशा बचपन से सिंगिंग और डांसिंग का ही शौक था और एक्टिंग तो उसका पैशन था और एक अच्छी एक्ट्रेस बनना उसका ड्रीम। राध्या ने आराध्य की तरफ देखा और कहा, अरे वाह बेबी, आप तो बहुत ज्यादा अच्छी ड्राइंग कर लेते हो और आपकी मम्मा को तो ड्राइंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। बचपन में आपकी मम्मा की ड्राइंग क्लास होती थी और उसमें होमवर्क दिया जाता था तो मम्मा को हमेशा कम ही पॉइंट्स ही मिलते थे, इसलिए वह अपनी ड्राइंग भी आपके पापा से करवाती थी। पर आप भी अपने पापा की तरह बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, वेरी गुड बेटा। ये कहकर उसने आराध्य का माथा चूम लिया और साथ में दोनों गालों पर भी किस कर दी। जब आराध्य ने अपनी मम्मा की बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसकी मम्मी ने उसकी तारीफ की और उससे प्यार भी किया। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखकर कहा, आपको पता है आलू को हमेशा ड्राइंग में फुल मार्क्स मिलते हैं और मेरी टीचर भी कहती है कि आलू बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। मम्मा ये तो खत्म हो गई दूसरी दोनों। नहीं बेटा, अब आप जाकर आराम करो, आपको चोट लगी है ना, मम्मा कल आपको दूसरी ड्राइंग देगी, ठीक है। आराध्य अपनी मम्मी की बात सुनकर वहीं सोफे पर लेट गया और अपनी मम्मी को फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए देखने लगा। राध्या को भी फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद आए। उसने जब फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसने देखा कि यह कहानी जुनून, जिद और रूहानियत से भरे मोहब्बत की है। इस फिल्म की हीरोइन का पहला प्यार अधूरा रह गया पर फिर उसे सच्चे और अच्छे जीवनसाथी का साथ मिला, जिसमें हर कदम पर उसका साथ दिया। वह जैसी थी वैसे ही उसको अपनाया, उसे समझा। पर वो हीरोइन किसी की जिद और जुनून भी बन चुकी थी, जो इसे पाना चाहता था और अपने पास रखना चाहता था। और यह कोई और नहीं बल्कि उस हीरोइन का पहला प्यार था जो उसकी जिंदगी में लौट कर आया था सिर्फ और सिर्फ उसे पाने के लिए, और अपने जुनून में वो कई हद पार करता है। राध्या ने फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली थी। फिर जब उसने आराध्य की तरफ देखा तो उसने देखा कि वह सो चुका था। फिर वह उसे लेकर अपने रूम में चले गए और उसे अच्छे से सुला दिया और वहीं पर उसके पास बैठकर अपने दुश्मनों से बदला कैसे ले उस बारे में सोचने लगी। मुंबई से दूर एक घर में कुल 6 इंसान एक आदमी के सामने खड़े थे जो शायद उसका बॉस था और उसके बाजू में उसका असिस्टेंट जय खड़ा था, जो अपने मन में सोच रहा था कि आज भी उसका बॉस इन 6 लोगों को मार डालेगा क्योंकि यह लोग भी उस लड़की का पता नहीं लगा पाए थे। वह अपनी सोच में ही गुम था कि उसे गोली चलने की आवाज आई। तब वह अपनी सोच में से बाहर आया। उसके बॉस ने उससे कहा, क्या हो गया हमारी सारे आदमियों को? जय, कितने साल हो गए लेकिन यह एक लड़की का पता नहीं लगा पाए। इतना इंतजार तो मैंने कभी किसी का नहीं किया, सारे के सारे यूजलेस लोग ही भरे पड़े हैं। तुम एक काम करो, अपने आदमी को बुलवाकर इन 6 की लाशों को ठिकाने लगा दो और हाँ, कुछ नए लोगों को भी उस लड़की का पता लगाने के लिए भेज दो और चाहे तो कुछ डिटेक्टिव भी हायर कर दो जो जल्दी से जल्दी इस लड़की का पता लगा पाए। फिर तस्वीर की तरफ देखकर उसने कहा, जितना तुम मेरे पास आने में देरी कर रही हूं ना, इतना ही मैं तुम्हें तड़पाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरे प्यार के साथ साथ तुम मेरी जिद, जुनून और सनक भी हो। रोनित रॉय नाम है मेरा और मैं अपनी हर एक जिद को पूरी कर कर ही रहता हूं और तुम्हें भी बहुत जल्द ढूंढ निकलूंगा और हासिल कर दूंगा। ये कहकर वह हंसने लगा। आगे की कहानी मत रीड करना, वह रिपीट है। जितना तुम मेरे पास आने में देरी कर रही हूं ना, इतना ही मैं तुम्हें तड़पाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरे प्यार के साथ साथ तुम मेरी जिद, जुनून और सनक भी हो। रोनित रॉय नाम है मेरा और मैं अपनी हर एक जिद को पूरी कर कर ही रहता हूं और तुम्हें भी बहुत जल्द ढूंढ निकलूंगा और हासिल कर दूंगा। ये कहकर वह हंसने लगा। जितना तुम मेरे पास आने में देरी कर रही हूं ना, इतना ही मैं तुम्हें तड़पाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरे प्यार के साथ साथ तुम मेरी जिद, जुनून और सनक भी हो। रोनित रॉय नाम है मेरा और मैं अपनी हर एक जिद को पूरी कर कर ही रहता हूं और तुम्हें भी बहुत जल्द ढूंढ निकलूंगा और हासिल कर दूंगा। ये कहकर वह हंसने लगा। जितना तुम मेरे पास आने में देरी कर रही हूं ना, इतना ही मैं तुम्हें तड़पाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरे प्यार के साथ साथ तुम मेरी जिद, जुनून और सनक भी हो। रोनित रॉय नाम है मेरा और मैं अपनी हर एक जिद को पूरी कर कर ही रहता हूं और तुम्हें भी बहुत जल्द ढूंढ निकलूंगा और हासिल कर दूंगा। ये कहकर वह हंसने लगा। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।